नमस्कार। ज्ञानोत्सव के इस वेबिनार में आपका पुनः स्वागत है। आज के चर्चा का विषय मिथिला में जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन और पॉलिटिक्स का एक संबंध है, उससे संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स इन मॉडर्न मिथिला है, लेकिन इसमें 2 प्रेजेंटेशन आज दिए जाने हैं। पहला प्रेजेंटेशन देवानंद कामत दे रहे हैं और दूसरा प्रेजेंटेशन आदर्श कुमार आर्यन दे रहे हैं। ये दोनों ही पीएचडी के कैंडिडेट हैं, पीएचडी कर रहे हैं। अंबेडकर विश्वविद्यालय से, दिल्ली से। अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के रिसर्चर हैं और आज इन लोगों का जो काम है, देवानंद कामत के का जो विषय है वो है मैथिली मैगजीन्स इन मॉडर्न इंडिया, प्रिंटिंग प्रेस एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स 1905-1955। और आदर्श कुमार आर्यन का विषय है एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन 19th सेंचुरी मिथिला। इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने, चूंकि यंग स्कॉलर्स हैं, तो अभी हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये थोड़ा सा ही अपना कैनवास थोड़ा संक्षिप्त रखें और कोशिश करें। तो दोनों को हम लोगों ने मिलाकर मिथिला पर एक थीम ये जनरेट किया है कि आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स इन मॉडर्न मिथिला। और इस सेशन को चेयर करने के लिए हमारे साथ है मिथिलेश कुमार झा। मिथिलेश कुमार झा इस फील्ड के एक बहुत जाने माने विद्वान हैं, हालांकि अभी युवा है और उन्होंने काम करना शुरू ही किया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ये पढ़ाते हैं आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी गुवाहाटी के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में पढ़ा रहे हैं और उसके पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनका काम जो है वो पब्लिश्ड है, इनका काम पब्लिश्ड है कहाँ से? ओयूपी से पब्लिश्ड है। और ये इसके ऊपर जस्ट हाँ, लैंग्वेज पॉलिटिक्स एंड पब्लिक स्फेयर इन नॉर्थ इंडिया, मेकिंग ऑफ द मैथिली मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2018 में। तो ये बहुत खुशी की बात है। और आज के जो डिस्कसेंट है वो तेजकर जी हैं, तेजकर झा, जो फ्रीलांस राइटर हैं और कल्याणी फाउंडेशन से जुड़े हुए रहे हैं। काफी लंबे समय तक उन्होंने कई तरह का काम किया है। तो ये आज है। मैं हैंड ओवर कर रहा हूं माइक मिथिलेश जी को, जो कि आज के चेयरपर्सन है, वो कंडक्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया इस दोनों ही महत्वपूर्ण जो पेपर है उसको चेयर करने के लिए। और मैं जो हमारे पहले स्पीकर हैं देवानंद कामत जी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो, देवानंद से मेरा एक बार शायद जब वो एमफिल में थे तो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ था। यस सर। फिर मैं, नमस्ते सर। हाँ सर, कम्युनिकेशन हुआ था और बातचीत अच्छी रही थी और मैं गया भी था उस सजेशन पे काम करके। मुझे मिला था जो जगह आपने बताया था, वहां से स्रोत मुझे मिले थे, बहुत मदद मिली थी जी। तो आज ही मेरे लिए ये एक मौका है कि आपको सुनूं और आपके काम के बारे में थोड़ा और इन पर्सन जान सकूं। तो आप अपना जो पेपर है उसको, जैसे सर ने बोला है, संक्षिप्त में रखिए कि एक चर्चा बन सके। ठीक है सर। सर मैं पीपीटी अपना खोल लेता हूँ सर जी। तो सर हम मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता था कि दोनों प्रेजेंटेशन 30-30 मिनट के आसपास का हो और उसके बाद डिस्कसेंट कमेंट करें और फिर आप अपना उसको जो भी जैसे चाहें उसको चलाएं। यही है। शुरू दिख रहा है क्या सर? जी दिख रहा है सर। हाँ सर। तो एक्चुअली ये टॉपिक जो है, मैंने पीपीटी स्टार्ट कीजिए। पीपीटी नहीं विजिबल है, ये आप शेयरिंग किए हैं डॉक्यूमेंट? यस सर। हाँ, यू आर स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है सर। तो दिख नहीं रहा क्या सर? अभी क्लिक कीजिए ना। आप उसको क्लिक कीजिए जो पीपीटी है आपका। सर चालू कर दिया मैंने, मतलब पीपीटी पे क्लिक कर दिया सर मैंने। आपके डेस्कटॉप पे विजिबल है या जो यस सर, डेस्कटॉप। हाँ
यस सर, डेस्कटॉप पे दिख रहा है मुझे। नहीं, वो सर क्या हमें मैं विजिबल। अ, अच्छा, पीपीटी ओपन करने के बाद ही आप फिर से शेयर कीजिए उसको, हाँ शेयर अच्छा स्टॉप करके। अच्छा, एक मिनट। डायरेक्टली पीपीटी को शेयर कीजिए जो आपने ओपन किया ऑलरेडी। दिख रहा है सर क्या? जस्ट गिव इट अ सेकंड। यस, हाँ यस, ठीक इट्स है, विजिबल। ये ठीक है सर। तो नमस्ते सर, सबको मेरा नमस्कार। और मैं हिंदी में ही बोलना चाहूंगा सर, तो इंग्लिश बोलूंगा तो सर कल हो जाएगा, तो इसलिए मैं ठीक। हिंदी में ही बोलना चाहूंगा। और ये जो काम की शुरुआत है, तो ये मैंने थोड़ा एमफिल में काम कर रहा था, उस दौरान जो था इस काम के तरफ, मतलब मेरा मैगजीन पे काम करने की इच्छा थी, तो मैगजीन पर मुझे लगा काम करना चाहिए। एक्चुअली ये पेपर तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी हम पीएचडी के प्रथम वर्ष में ही है, तो अभी इस पे ज्यादा काम हुआ नहीं है, मैंने किया नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको प्रस्तुत करना चाहिए, अगर जो भी है उस पर कमेंट लेके जो भी होगा उसको काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक उद्देश्य तो ये था। तो दरभंगा में मैंने 10-15 दिन जून के आसपास जो है कुछ फील्ड सर, मतलब कुछ जगह संस्थानों में गया, और वहां से जो है मैंने कुछ चीजें इकट्ठी करी, फिर मैंने जो है इसको लिखा था। और समस्या ये थी कि मैथिली मैगजीन इतनी आसानी से मिल नहीं रही थी, तो मुझे जितनी मिली तो मैंने उसके अनुसार जो है इसको लिखने की कोशिश की है। तो हालांकि इस मैगजीन के फील्ड में काम तो कुछ काम हुए हैं, मेजर काम हुए, जैसे पंडित चंद्रनाथ मिश्र का काम हुआ है, मिथिलेश सर ने भी इसमें अपने किताब में लिखा है। और एक रूपंजय का भी मैंने आर्टिकल पढ़ा था एक, फिर शरदिंदु चौधरी के संपादन में भी इस पे काम हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा था कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मुझे मैं मैगजीन के इतिहास को देखना चाहिए, तो इसलिए भी जो है मैंने इसको किया था। और 1905 जो इसका टाइम फ्रेम है, उसमें जो है, उसमें 1905 इसलिए लिया गया क्योंकि पहली मैगजीन 1905 में जयपुर से आई थी, और 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जब रिपोर्ट आई, तो उसमें जो है मिथिला से संबंधित को मतलब एक वर्ड भी यूज नहीं किया गया था। तो हालांकि ये मैगजीन के पर्सपेक्टिव से इसलिए इम्पोर्टेंट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, क्योंकि जानकी नंदन सिंह ने जब अपना मेमोरेंडम प्रस्तुत किया था, तो उसमें एक कारण के रूप में ही जो है मैथिली मैगजीन की एक लंबी चौड़ी सूची दी गई थी। एक तो ये था, दूसरा जो मैगजीन में जो इशू जो डेवलप हुए थे, उसी के आधार पर जो है मिथिला स्टेट की जो मांग की गई थी, तो ये था। तो और मुझे लगता है कि मैथिली मैगजीन जो है एक प्राइमरी सोर्स हो सकता है कि मिथिला के इतिहास को जानने का, मैथिली आइडेंटिटी को और मैथिली मूवमेंट को जानने का। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के फाइल में आती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर वो गवर्नमेंट के फाइल में आती नहीं है, तो फिर इसलिए जो है ये मैथिली मैगजीन जो है एक इम्पोर्टेंट सोर्स पर स्रोत बन जाती है। और हिस्टोरिकल असेसमेंट, अभी खास हिस्टोरिकल असेसमेंट पर ज्यादा जोर दिया नहीं गया है, तो इसलिए एक तो ये हो गया। फिर दूसरी चीज ये है कि जब डेवलपमेंट शुरू हुआ मैथिली मैगजीन्स का, तो फिर ये जो है विभिन्न कल्चर और ट्रेडिशन के विकास के साथ जुड़ता गया, और इसमें जो है बहुत सारी चीजों को रिवाइव किया गया, और उसमें नए नए डायमेंशन जुड़ते गए। और इस पेपर में मैंने जो मुख्य मैगजीन जो इस्तेमाल की थी, वो मिथिला मोद, मिथिला मिहिर, मिथिला विभूति, वेदेही और स्वदेश थी। तो ये हो गया। देवानंद जी, आप अपने जो ये पीपीटी है हाँ इसको यस फुल सर। स्क्रीन कर सकते हैं क्या? वो एक तो हम लोगों के लिए भी पढ़ने में आसानी हो जाएगा, और कुछ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो अगर सर आप इसको फुल स्क्रीन कर दें, अच्छा बॉटम अच्छा, में जा, ये बॉटम में जाके सर कहाँ पे ये सर रीडिंग, ये, हाँ, जस्ट ये ठीक है सर। अभी ठीक है, बेहतर है। यस। हाँ सर, तो पहला जो पॉइंट था वो इमरजेंस एंड डेवलप मैथिली मैगजीन्स, मैंने इसको जो है इसको देखने की कोशिश की है। तो पहले जो मैथिली मैगजीन का विकास होता है, वो जो मैथिली प्रवासी जो होते हैं, वो जो होते हैं उनके माध्यम से होता है। और मैथिली प्रवासी जो हैं वो 19वीं शताब्दी से ही जो थे, वो देश के अन्य हिस्सों में काम कर रहे थे। जैसे आईनाई तिब्बत में जब हम देखते हैं, तो उसमें जो है हमें जयपुर, बनारस में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर मिलते हैं, मैथिली स्कॉलर जो काम करते हैं। फिर इस तरह से फिर जो है आपका जो मैथिल हित साधन जो है, वो भी जयपुर से छपनी शुरू होती है, मधुसूदन झा के नेतृत्व में। अब दिक्कत ये थी सर कि मैथिल हित साधन का मुझे कहीं पे एक सिंगल कॉपी भी नहीं मिला, तो मैं उसको प्राइमरी सोर्स की तरह यूज नहीं कर पाया। हालांकि मिथिला मोद के जो मुझे
को वो कॉपियां जो मिली थी उसमें मैंने मैथिली साधन की कुछ चीजों को देखने की कोशिश की, क्योंकि ऐप को मैंने सोचा कि छोड़ा ना जाए, तो कुछ ना कुछ तो प्राइमरी स्रोत को लेकर तो लिखने की कोशिश की जाए। तो मिथिला मोद की जो स्थापना हुई थी वो मैथिल कल्चर के एडवांसमेंट के लिए ही हुई थी 1905 में, जब 1905 में जब इसकी शुरुआत हुई। तो जब मिथिला मोद को हम पढ़ते तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा टकराव देखने को मिलता है हमें मैथिली साधन में और मिथिला मोद में। और मैथिली साधन अपने आप, मतलब कौन लीडिंग मैगजीन है, ये दोनों के बीच में जो है एक तरह से थोड़ा सा टकराव कह लीजिए या टसल कह लीजिए, उस तरह से देखने को मिलता है। मैथिली साधन जो है मिथिला मोद के लिए काशी का पत्र शब्द का प्रयोग करती है। और 1915 तक में अगर हम मिथिला दर्पण को जब देखते हैं तो मिथिला में सिर्फ एक ही मैगजीन थी, अगर मिथिला की बात करें। बाकी मिथिला से बाहर 2 मैगजीन थी। हालांकि मैथिली साधन ज्यादा दिन तो चल नहीं पाए, लेकिन मिथिला मोद भी थी, वो मिथिला में नहीं थी, वो मिथिला से बाहर थी। और 1909 में तो मिथिला मिहिर भी आ गई थी। लेकिन 1915 की जब मैं बात करता हूँ तो 1915 में मिथिला दर्पण में सिर्फ एक ही मैगजीन बताया गया है जो मिथिला में उस समय पब्लिश हो रही थी मैथिली भाषा में। हालांकि 1909 से ये पब्लिश हो गई थी, लेकिन प्राथमिक स्रोत नहीं मिला, तो इसलिए मैंने मिथिला दर्पण को ये भी प्राथमिक स्रोत माना है इसके लिए, मिथिला मिहिर के लिए। और कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा कि नए फैक्ट्स भी देखे जाने चाहिए। तो कुछ चीजें होती हैं जैसे कि मुझे लगा कि ब्रिटिश पॉलिसी या ब्रिटिश की जो रूल रेगुलेशन थे उसके अनुसार भी जो है मैथिली मैगजीन्स को देखा देखा जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी मैगजीन्स थी जो मुझे कहीं दिखी नहीं थी, मतलब कि मुझे साहित्यिक मतलब सेकेंडरी सोर्स में जो है मुझे लगा कि वो मुझे कहीं पे मिसिंग तो नहीं, मतलब कि मुझे लग रहा था कि ये चीजें जो है नए फैक्ट्स जो है ये मुझे नए दिख रहे थे, मतलब कि दूसरे, मतलब कि जो मैं गवर्नमेंट फाइल देख रहा था। हालांकि वो सिर्फ मैथिली मैगजीन्स के लिए ही नहीं थे, लेकिन वो जनरली थे कि कौन सी मैगजीन कहाँ से पब्लिश हो रही। तो कुछ मैगजीन्स मुझे ऐसे नए फैक्ट्स मुझे देखने को मिले। तो कुछ ये मिथिला शुद्धगांशु एक मैगजीन थी जिसे जो है बंद करना पड़ा, क्योंकि जो है क्योंकि वो 1000 रुपए का जो है वो सिक्योरिटी जमा नहीं करा पाए, तो इंडियन प्रेस एक्ट 1910 के तहत जो है उसे बंद करना पड़ा। तो ये हो गया। और गवर्नमेंट फाइल में ही जो है उसमें जो है मिथिला मिहिर को एक मॉडरेट मैगजीन की तरह दिखाया गया है जो जमींदारी राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। हालांकि मिथिला मिहिर को भी उस दौरान जो है कुछ वो वार्निंग मिल रही थी गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट फाइल में क्या गवर्नमेंट में वो वार्निंग थी ये तो नहीं है, लेकिन उसमें ये लिख रहा कि 1 वार्निंग मिली, 2 वार्निंग मिली, इस तरह के थे। तो 1930 तक ये पहला फेज था जिसमें जो है पहले फेज की तरह जो है डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था कि किस तरह मैथिली मैगजीन जो था खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रही थी। तो इसमें जो मुख्य मुद्दे थे इस टाइम पे जो थे वो शिक्षा थी और देश उन्नति जैसे कुछ सवाल थे, और भाषा को लेके इस तरह की चीजें जो है चल रही थी। फिर जो है दूसरा जो दूसरा जो फेज, जब मैंने एक्चुअली फेज में मैंने इस पेपर को बांटा है, लेकिन ये फेज पूरी तरह से अलग नहीं है। फेज में मतलब कि पूरी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीजें जो है समय के साथ उसमें जो है डोमिनेंट होती जाती है। तो कुछ इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, और अब इसको रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशन भी कह सकते हैं, कल्चर थ्रू मैगजीन। तो इसके जो फीचर्स थे, कुछ चीजें जो थी वो देखने को मिली, जैसे विद्यापति हो गए, जानकी देवी जानकी हो गई, कॉ प्रोटेक्शन, वर्णाश्रम ट्रेडिशन, वैदिक रिलीजन, ये सब जो थे 1920 के लास्ट से और 1930 और 40 के दशक के आसपास जो है ये चीजें जो हैं एक तरह से आइडेंटिटी को रिवाइव करना, एक पहचान बनाने की कोशिश, जो मतलब पुरानी आइडेंटिटी जो कहीं मतलब कि वो खोना तो नहीं, लेकिन एक तरीके से जो जिसका प्रचार नहीं हो पा रहा था, वो जो है मैगजीन जो थे वो करने की कोशिश कर रही थे। तो जैसे विद्यापति और चंडीदास के ऊपर जो है एक लॉन्ग सीरीज चली थी मिथिला मैगजीन में 1929 के आसपास। और विद्यापति को जो है एक तरीके से एक अब मंच पे भी लाने की कोशिश की जा रही थी, और विद्यापति जयंती विद्यापति स्मृति सप्ताह, विद्यापति जयंती समारोह, ये सब जो है ये सब चीजें जो आ रही थी। और मिथिला मिहिर जो थी इसमें जो काम कर रही थी वो ये कर रही थी कि जो भी वो चाह रही थी कि ये जो विद्यापति का जो इमेज है वो
पब्लिक में, आम विलेज में और हर जगह पहुंचने की कोशिश करी जाए। तो इस तरह से चीजें हो रही थी। हालांकि इस पर मिथिलेश सर ने भी जानकी और विद्यापति पर लिखा है, उन्होंने भी अच्छा लिखा उसमें भी। मैंने बस इसको मैगजीन के थ्रू थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। तो इसके साथ ही जानकी का भी, जानकी की भी इमेज की बात चल रही थी। जानकी, माता जानकी की भी इमेज को ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश की जा रही थी, मतलब कि इस तरह की चीजें हो रही थी। और एक और चीज जो थी वो एक गौ प्रोटेक्शन को भी देखा जा रहा था। और एक श्री दरभंगा गौशाला सोसाइटी थी, और उनकी जो एक मैगजीन, नंदनी नाम की मैगजीन इन्होंने स्टार्ट करी थी। हालांकि इसका मैगजीन तो मुझे मिली है कुछ पन्ने, लेकिन इसके डेट मेरे को मिला नहीं, तो मैं पूरा हूँ नहीं श्योर कि कहाँ पे। लेकिन ये हिंदी मैगजीन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 1930-40 के आसपास लिखी गई, क्योंकि इनके जो संपादक थे वो मिथिलांक में भी धर्मलाल सिंह, वो मिथिलांक में भी लिखते थे, और विद्यापति प्रेस से छपी थी। तो मुझे लगता है कि ये 1930-40 के आसपास होनी चाहिए। और मिथिलांक की ही बात है, तो इसमें जो है गांव से जो संबंध, गाय से जो संबंधित चीजें जो है वो उठा के जो है आर्यन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, इन सब के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही थी। विभूति में भी इस तरह के मुद्दे थे। वुमेन एजुकेशन की भी बात उठ रही थी, मिथिला मोद में भी और मिथिला मिहिर में भी वुमेन एजुकेशन की बात हो रही थी। लेकिन मिथिला मिहिर और मिथिला मोद में मुझे लगता है कि स्त्री का जो पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा सा परंपरावादी था ज्यादा ही। लेकिन मिथिला जो थी, इस मैगजीन थी, वो अपने समय से मुझे लगता है, जिसमें हरि मोहन झा जो थे वो बहुत ही प्रगतिशील जो लेखक थे, वो बहुत ही, मतलब वो अपने समय से ज्यादा आगे लिख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, मतलब कि उनके काम को एक वुमन के पर्सपेक्टिव से बड़े अच्छा माना जा सकता है उस समय के लिए। तो ये हो गया। तो ये जो था, एक चीज जो था वो, ये पोस्टर मैंने मिथिला मैगजीन का लिया, ये मिथिलेश सर की भी किताब में है। और ये मैंने, लेकिन एक ये मैंने दिखाने की जो कोशिश की है, ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन का पोस्टर है। और ये मैंने फेसबुक से लिया है। मैंने सीसी का इसमें पालन तो नहीं किया है, क्रिएटिव कॉमन्स का, लेकिन मैंने अभी तत्काल के लिए पेपर में नहीं डाला, तो मैंने इसको यहाँ पर यूज कर लिया है अभी। लेकिन आगे से मैं ख्याल रखूंगा ऐसी चीजें यूज करूँ तो। आखिर मैं ये जो लाइन जो है, ये जय ये हम बिहारी नहीं मैथिल छी, ये जो है अभी बहुत ही रिसेंट, मतलब कि बहुत ही मतलब कि अभी लाइट में रहा है। और ये डिबेट जो है, मुझे लग रहा है कि मैगजीन हम पढ़ते तो ये डिबेट जो है बहुत पहले, मतलब कि 60-70 साल पुराना डिबेट दिखता है। क्योंकि उसमें जो अभी मैं दिखाऊंगा कि इसका एक उल्टा नेरेटिव जो है वो विभूति मैगजीन में मुझे एक देखने को मिला था। एक दिखाता हूँ मैं अभी। तो एक ये इम्पोर्टेंट मुझे लगा था, ये जो था, मुझे एक लग रहा था कि एक पब्लिक परसेप्शन जो है ना, वो मैं मैगजीन में जो है लेटर के माध्यम से निकाल सकता हूँ। तो मैंने जो था, जो मैगजीन में जो लेटर होते हैं ना, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा था कि जो आम जनता थी वो क्या लेटर भेजती थी, उनके क्वेश्चंस क्या होते थे, तो वो मैं देखने की कोशिश कर रहा था। तो ये मैगजीन, मैथिली मैगजीन में ये बड़ी अच्छी चीज थी कि कुछ कुछ मैगजीन में अलग से ही जो है, कुछ मैगजीन में अलग से एक कॉलम तैयार कर दिया गया था, जिसमें जो थे चिट्ठी के लिए जगह स्थापित कर दी गई थी। तो इस वजह से विभूति में पाठक का पृष्ठ, मिथिलामिर में चिट्ठी पत्री। तो यानी कि एक तरीके से आप लेटर, मतलब ऐसे लेटर है, पर्सनल लेटर, लेकिन ये पब्लिक हो गए हैं एक तरीके से ऐसे। तो इसमें होता क्या था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, मतलब विभूति मैगजीन ने ये लिख रखा था कि आपको कोई क्वेश्चन के जवाब चाहिए, तो आप टिकट के साथ रिप्लाई कार्ड भी भेजिए, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन वो बाद में छपती भी थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो छपते भी थे। तो ये हो गया। तो एक तरह से, इस तरह से पब्लिक का परसेप्शन मैंने उस तरीके से देखने की कोशिश की। उसमें क्वेश्चन तो भाषा से रिलेटेड थे, फिर उर्दू से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि मैथिली में जो है, मैथिली भाषा में जो है उर्दू शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के जो आम जनता के जो क्वेश्चन थे, वो मैंने देखने की कोशिश करी थी। तो आम जनता जो थी उस समय पे जो थी, मतलब कि भाषा और इससे संबंधित क्वेश्चन तो पूछती थी। अब वो उनकी रिचनेस जो थी, वो ये एक सिस्टम बड़ा अच्छा था, जिसमें जो है आप दूर दूर के क्षेत्रों से जुड़ सकते थे। तो इस तरह की चीज में देखने की कोशिश की है। और इसके क्वेश्चन ये रहे, जैसे विद्यापति से संबंधित क्वेश्चन होते थे, महिलाओं के राइट से संबंधित क्वेश्चन होते थे, मैथिल महासभा से संबंधित क्वेश्चन, भाषा से, इस तरह से। तो ये रहा जो विभूति, ये जो मैंने जो ऊपर दिखाया था, ये
ये वाला लाइन, इस तरह की चीज देखिए, हम बिहारी नहीं मैथिल चीज, इस तरह की चीजें ये विभूति मैगजीन ने ये इस तरह की चीजें लिखी थी, क्योंकि वो जो थी मैथिल महासभा और दरभंगा महाराज को उस मैगजीन में जो था वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि उनका कहना था, इस मैगजीन का, विभूति मैगजीन का कहना था कि जो मैथिल महासभा की जो मेंबरशिप की जो पॉलिसी है, उस वजह से जो है मैथिल मूवमेंट को काफी और मैथिल आइडेंटिटी को काफी धक्का लगा है, क्योंकि उसमें जो है उन्होंने अन्य लोगों को जगह नहीं दी है, इसलिए जो है लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम मैथिल नहीं बिहारी छी। तो ये डिबेट जो अभी चल रहा है वो यहाँ से शुरू, मतलब मुझे लगता है कि इसकी जड़ें जो है बहुत पीछे तक जाती हैं। तो ये दूसरा फेज था जिसमें जो है बेसिकली भाषा के माध्यम से, विद्यापति के माध्यम से, फिलॉसफी के माध्यम से, या उसमें हिंदी और मैथिली का भी डिबेट है बहुत ज्यादा, जिसमें जो है हिंदी को तो एक राष्ट्रीय भाषा मान लिया गया है, लेकिन मैथिली के तर्ज पे, मतलब कि मैथिली के उस पर जो है नहीं मानेंगे, मतलब मैथिली भाषा को खोने के आधार पर जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया। फिर जो है एक ये था कि मैंने जो देखा, मैंने ये देखा कि 1930 के दशक तक में जो था मैगजीन में जो है वो ज्यादा जो है उसकी सेपरेट स्टेट की बात नहीं थी। 1940 के दशक के आखिरी से 1940 के दशक से शुरू हुआ था मुझे लगता है, क्योंकि 1936 में जब मिथिलांक जब छपा था तो उसमें करीब 66 के आसपास ऐसे थे जिसमें से जो थे उसमें से एक भी सेपरेट स्टेट के लिए नहीं था। हालांकि आइडेंटिटी थी, मतलब कि वो ये सोच, वो उनको ये दिमाग में ये, मतलब मैथिली इंटेलिजेंसिया के दिमाग में ये था कि एक मैथिली आइडेंटिटी अलग है, और लेकिन सेपरेट स्टेट की मांग नहीं थी। तो इस तरह की चीजें चल रही थी। 1940 के दशक में मिथिला मंडल सेंट्रल कमेटी ने जो है इस तरह की डिमांड उठानी शुरू कर दी। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। स्वदेश की भी स्थापना सुरेंद्र झा सुमन द्वारा ही की गई थी, जो मिथिला मिहिर के संपादक थे। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के कंटेंट और दोनों मैगजीन के कंटेंट में और अप्रोच में बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, कि क्योंकि स्वदेश में भी जो था वो लिटरेचर के, कल्चर के, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की बातें कर रहे थे, लेकिन स्वदेश ने भी जो है ज्यादा इस मुद्दे को उठाया नहीं, मतलब कि सेपरेट स्टेट वाले मुद्दे को। लेकिन मिथिला मिहिर जो था इस टाइम 1940 के लास्ट दशक से मिथिला मिहिर जो थी वो मैगजीन्स के, सॉरी, सेपरेट स्टेट के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठा रही थी। तो ये ये चीजें थी। और हाँ, एक चीजें जो थी, तो इस तरह की चीजें थी। तो मतलब मैथिली मैगजीन ने एक कल्चर को रिवाइव तो कर दिया था, मतलब रिवाइव मतलब जैसे कि नई जान तो डाल दी थी। तो इस नई जान डाल दी। अब इसी के आधार पर जो है एक मेमोरेंडम जो मिथिला स्टेट के लिए प्रेजेंट किया गया था जानकी नंदन सिंह द्वारा, वो मुझे दरभंगा राज की लाइब्रेरी में मिली थी। तो उसमें 30 मैगजीन्स के नाम दिए गए थे कि हमारे कारण जो है, उसमें बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक कारण जो था वो मैगजीन्स भी था, कि हमारे पास खुद की मैगजीन्स भी है। और जो अन्य कारण थे वो वही कारण, मतलब कि थे जो मैगजीन्स के द्वारा डेवलप किए गए थे। तो ये चीजें थी। और वेदेही ने भी जो था वो ये रेडियो के मुद्दे को, लैंग्वेज के मुद्दे को, तो इन सब चीजों को मुद्दे को उठाया था। और वेदेही जो था, वो वेदेही और मिथिला मिहिर में भी हमें थोड़ा सा वो दिखता है, डिबेट दिखता है। तो वेदेही जो थी वो पहले तो वो सीतामढ़ी से ही छपनी शुरू हुई थी, बाद में तो उसका सेंटर बदल दिया गया। वो सीतामढ़ी को एक तरीके से जो है वो मानती थी, वो सेंटर जो थी उसका, क्योंकि 1915 की जो किताब है मिथिला दर्पण, उसमें तो था 6 डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्रों को मिथिला बताया गया है। और धीरे धीरे ये भी था प्रचारित कि दरभंगा तो सेंटर बन गया था, मतलब कि बहुत मायनों में दरभंगा की एक इमेज थी, एक सेंटर के माध्यम से, मिथिला के केंद्र के माध्यम से। लेकिन सीतामढ़ी जो थी, वेदेही ये बोल रही थी कि सीतामढ़ी को सेंटर होना चाहिए। डिबेट जो था, मुझे लगता है कि एक डिबेट जो था वो भोजपुरी और मैथिली, सॉरी ये मैथिली लिख दिया सर, ये मैथिली होगा ये। तो मिट गया क्या सर? हेलो, पीपीटी दिख रही है सर? हेलो, चला गया, अब बैक कर सकते हैं, आप इसको बैक कर सकते हैं। यस, गो टू द लास्ट स्लाइड।
सर मुझे ठीक है, जो मैथिली है वो। हाँ, ठीक है। हाँ, मैथिली और भोजपुरी का डिबेट जो है सर, मुझे लगता है कि 1940 के दशक में वो मतलब कि ज्यादा बढ़ा था। मुझे लगता है उसका कारण ये था कि जब सेपरेट स्टेट की जो मांग उठ रही थी ना, उसको मिथिला मीर मैगजीन में बहुत जगह दे रही, तो मिथिला मीर मैगजीन में भोजपुरी के इशू को बहुत ज्यादा उठाया जा रहा था। भोजपुरी के इशू का मतलब कि वो भी चाह रहे थे कि भोजपुरी को भी सेपरेट स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन मैथिली 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 मिथिला मीर में ये था कि जो मिथिला की जो मांग थी वो इतिहास, उसमें इतिहास की जड़ें बहुत गहरी थी, क्योंकि मिथिला के पास जो था विद्यापति की इमेज थी, जानकी की इमेज थी, बहुत जानकी देवी की इमेज थी, तो बहुत सारी इमेजेस थी। लेकिन भोजपुरी के पास कुछ ज्यादा पुरानी इमेज नहीं थी ज्यादा। तो और उनका क्या, तो ये चीजें थी, तो ये चीजें थी। तो सर अभी तक ये पेपर था, तो कंक्लूजन तो मैंने अभी लिखा नहीं है, लेकिन और सवाल मैं अभी ले लूंगा सर, और भी और जो भी सवाल होंगे। कंक्लूजन तो अभी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 3 चरणों में जो मैथिली मैगजीन्स को जो है डिवाइड, ये टेंटेटिव कंक्लूजन है, अभी पूरा तो किया नहीं है, तो 3 चरणों में जो है इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहले में जो था उसमें जो था भाषा शिक्षा के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता था, क्यों उसमें जो है। फिर दूसरे में जो था कल्चर का रिवाइव करना शुरू किया, जिसमें जो था देवी सीता का या और विद्यापति का और भी अदर कल्चर के जो चीजें थी वो रिवाइव करने की कोशिश की गई। और तीसरे चरण में जो था जो सेपरेट स्टेट की मांग की जो है शुरुआत हुई। और इसमें जो है आइडेंटिटी में और पॉलिटिक्स में जो है बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें जो है देखे जाने की जरूरत है आइडेंटिटी वाले में। एक तो वही मैथिल महासभा वाला मैंने बताया कि उसमें जो है वो मिथिला के अंदर ही जो क्या है, जो वो तो एक तरह से टकराव है, उसको देखे जाने की जरूरत है। और भी चीजें हैं, तो ये और एक बिहारी और मैथिल वर्सेस बिहारी और मैथिल का जो वो डिबेट है, थोड़ा सा वो देखे जाने की जरूरत है। तो सर बस कमेंट के लिए सर, सर मुझे और सर ये हो गया सर, मुझे पता है इसमें बहुत सारी चीजें जो है कमी है, क्योंकि मेरे पास स्रोत नहीं था। एक्चुअली मेरा मन था कि मैं इस पे भी काम करूं कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस आया, कहाँ से फॉन्ट आया, कहाँ से इंक आया, ये सब बहुत सारी चीजें मुझे देखनी थी, लेकिन स्रोत जो था वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो मैं अभी नहीं नहीं, कोशिश में लगा आपने हूँ आपने अच्छा शुरुआत किया है, और मोटा मोटी जो अपना फाइंडिंग्स है उसे पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में देने का कोशिश की। और ये प्रेजेंटेशन का पर्पस ही यही है कि जो डिस्कशन से या जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको फर्दर मोटिवेट करेगा, या एक डायरेक्शन देगा कि कहाँ आप और ज़्यादा एक्सप्लोर को और ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सब बातें हम डिस्कशन में लाएंगे। यस। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है वो है आदर्श कुमार आर्यन का। आदर्श जी, आपके पास भी 30 मिनट्स है अपनी बातों को रखने का। जी थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर, जी सर विजिबल है स्क्रीन? कुछ सेकंड दीजिए। यस यस, विजिबल है, प्लीज गो अहेड। ओके। सो बेसिकली मेरा जो टॉपिक है वो है मतलब आई एम लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन मिथिला, एंड द टाइम पीरियड दैट आई हैव चोजन इज 19th सेंचुरी। तो मुझे लगता है कि जब हम कोई कम्युनिटी हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसको 1 सेंचुरी या 100 साल या 150 साल में उसको कवर नहीं किया जा सकता है। और जैसे मतलब अभी चूंकि मुझे भी 1 साल हुए ये रिसर्च करते हुए, तो मेरे पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और मैंने फील्ड वर्क नहीं किया, तो थोड़ा बहुत उसकी कमी आपको नजर आएगी इस प्रेजेंटेशन में भी। लेकिन जितना मैंने पढ़ने की कोशिश की है फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज विच आई कुड अवेल फ्रॉम द ऑनलाइन, एंड द सेकेंडरी सोर्सेज विच आई कुड कलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड विद द हेल्प ऑफ देवानंद एज वेल। सो व्हाट आई सॉ कि जैसे अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूं मिथिला जैसे लैंडस्केप में, जिस सोसाइटी को जनरली एक हिंदू सोसाइटी या एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी की तरह कैरेक्टराइज किया जाता है, तो वहां पर जो है मतलब हमेशा हमें जो इंटरेक्शन होता है वो देखना पड़ता है कि कब से ये इंटरेक्शन शुरू हुआ। और अगर हमने कोई टाइम पीरियड उसका देखा है, तो इंटरेक्शन एंड हो रहा है, तो वहां पर किस टाइप के सोशल चेंजेस आ रहे हैं या फिर सोसाइटी में किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। लेकिन मैंने जो पीरियड रखा है वो 19th सेंचुरी रखा है, जहाँ पे मैंने मिडिवल पीरियड में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका एक मतलब एक कंक्लूजन कह सकते हैं जो मैंने दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम मिडिवल पीरियड की बात करते हैं तो जितने भी मतलब सोर्सेज मैंने देखने की कोशिश की वो जनरली पॉलिटिकल थे इन नेचर, तो बहुत ज्यादा सोसाइटी की बात नहीं करते हैं। और जब मैंने उसको कंपेयर किया नॉर्थ इंडिया से या फिर अलग जैसे डेक्कन से कंपेयर करने की कोशिश की, तो उस तरीके से चाहे वो
मैथिली के ही ऑथर्स हो या संस्कृत सोर्सेज हो या फिर जो पर्शियन सोर्सेज जिन्होंने मिथिला के बारे में बात की है, उसमें सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पिक्चर देखने को ऐसा मुझे नहीं मिला है। मैं हो सकता है गलत भी हो सकता हूँ, बट जितना मैंने पढ़ा है उसमें मुझे एक कोहेरेंट सोशल पिक्चर नहीं देखने को मिला है। मैंने राधा कृष्ण चौधरी की किताब पढ़ी, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन तिरुत, और जहाँ पे मुझे लगता है कि इट इज वन ऑफ द वर्क्स जिसने कोहेरेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है मिथिला की फ्रॉम 13th सेंचुरी टू 18-19 सेंचुरी तक एक कोहेरेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री प्रेजेंट की है, जो सोशल हिस्ट्री के टर्म्स में मुझे लगता है कि जितने सोर्सेज है उसके हिसाब से मुझे उतना पॉसिबल नहीं लगा है। तो फिर मैंने 19th सेंचुरी को अपना टाइम पीरियड लिया है, जहाँ पे मैं जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको, वो किस तरीके से डेवलप हुए और उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, और क्या, क्योंकि 19th सेंचुरी में हमारे पास जो सोर्सेज है वो ब्रिटिश कॉलोनियल सोर्सेज भी है, साथ में उर्दू सोर्सेज भी है, थोड़े बहुत मैथिली लिटरेचर भी है। तो उसके थ्रू मैंने ये जो मुस्लिम सोसाइटी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जैसे लिटरेचर, एजुकेशन, इन सब के ऊपर बात करने की कोशिश की है इस पेपर में। अगर हम बेसिक रिलेशनशिप की बात करें मिथिला और मुस्लिम्स की या इस्लाम की एज अ पॉलिटिकल और सोशल फोर्स, तो हम देख सकते हैं कि पहला जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, वो हम कह सकते हैं इन्वेडर और इन्वेडेड का है, क्योंकि जो पहला इंटरैक्शन है जनरली हम देखेंगे कि इन्वेजन के टर्म्स में ज्यादा होता है। तो सोशल इंटरैक्शन, तो सूफिज्म का इन्फ्लुएंस है 13th सेंचुरी में, बट जो इन्वेजन के थ्रू या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो होते हैं 16वीं-17वीं सदी में, उससे जो एक रिलेशनशिप निकल के आती है, वो हम बहुत ज्यादा जो फोकस भी रहा है हिस्ट्री का या हिस्टोरियंस का, वो उस पर ज्यादा रहा है। तो ये एक चीज रही है। एंड 13 टू 18 सेंचुरी में एक और प्रॉब्लम होती है कि जो मुस्लिम्स यहाँ सेटल करने आते हैं मिडिवल मिथिला में, तो मिथिला में मिडिवल पीरियड में सेटल करने आते हैं, वो बहुत ज्यादा सोर्सेज हमारे लिए छोड़ के नहीं जाते जिससे हम कंस्ट्रक्ट कर सके एक हिस्ट्री उनकी। बट व्हाट वी कैन सी फ्रॉम लाइक, मतलब जितना भी हम पढ़े 13 से 18 सदी के बीच मिथिला को, व्हाट वी कैन सी इज दैट वी कैन सी एविडेंसेस ऑफ cultural assimilation of Islamic culture, traditions, religion, etc. But at best, we can say the evidences are partly like fragmentary in a larger sense. जब हम 19वीं सदी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉलोनियल सर्वेज है, उर्दू लिटरेचर है, जो वो कल्चरल एसिमिलेशन है 13 से 18 सेंचुरी में मिथिला के बीच, और एक कोहेसिव एग्जिस्टेंस है हिंदूज और मुस्लिम्स का मिथिला में, उसके ऊपर काफी हद तक प्रकाश डालता है। दूसरी चीज ये है कि जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी होती है मुस्लिम्स की, वो थोड़ी डिस्टिंक्ट होती है, और क्योंकि जो मतलब जो रिलीजन का, इस्लाम का और हिंदुइज्म का, बाय 19th सेंचुरी वो भी बहुत हद तक डेवलप हो चुका है, तो वो एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी एक अलग तरीके की होती है मिथिला में, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं इसमें जो मैंने सोर्सेज यूज किए हैं वो है फ्रांसिस ब्यूकनन की एन अकाउंट ऑफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट 1809-10, फिर दूसरा मैंने विलियम एडम का सर्वे ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन यूज किया है, फिर हंटर का मैंने स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल यूज किया जो 1877 में पब्लिश हुई थी, फिर आईना तिरुत यूज किया मैंने बिहारी लाल फिदरत का, और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने मौजे सुल्तानी जो जुबैरुद्दीन बहादुर की किताब थी उसको भी मैंने देखा है। तो यहाँ पर मैंने जो 4 मेजर एरियाज है उस पर फोकस करने की कोशिश की है। एक है एजुकेशन, जहाँ पे मैंने मिथिला के एजुकेशन सिस्टम को देखा है, मतलब जहाँ पे संस्कृत लर्निंग है तो साथ में पर्शियन, अरबिक और लेटर ऑन उर्दू लर्निंग भी कोएग्जिस्ट कर रही है। सेकेंडली, जो एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम होता है मिथिला में और सूफिज्म का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है मैथिली सोसाइटी पे, उसको मैंने देखने की कोशिश की है रिलीजन एंड सोसाइटी के सेक्शन में। लिटरेचर में मैंने पर्शियन, अरबिक और उर्दू लिटरेचर में जो डेवलपमेंट्स देखने को मिले, जो नया क्रॉप ऑफ ऑथर्स आता है, उसके ऊपर भी मैंने मतलब थोड़ा बहुत आई हैव डिस्कस्ड इट। और उसके अलावा जो मतलब फेस्टिविटीज और कल्चर है, जो मिथिला का कल्चर है, उसके थ्रू मैंने देखने की कोशिश की है कि कैसे मतलब थ्रू सर्टेन फेस्टिवल्स या जो वो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच, वो एक कैसे एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस का एक एग्जाम्पल हमारे बीच लेकर आता है मिथिला में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच। तो एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉलोनियल सोर्सेज जो है वो जो नंबर ऑफ स्कूल्स है या नंबर ऑफ टीचर्स है, स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, उनका सिलेबस क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, इनके बारे में काफी हद तक डिटेल देता है। आईना तिरुत में मुस्लिम इंटेलिजेंसिया की बात की गई है, जहाँ पे जो रिलीजियस मेन थे, जो मतलब जो मदरसे, मकतब, मस्जिद, इन सब के साथ एसोसिएटेड मौलवी थे, जो पर्शियन और अरबिक के स्कॉलर्स थे, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू स्कॉलर्स एज वेल। उसके अलावा जो ग्रांट्स मिले थे अलग अलग मदरसा, मकतब, जहाँ पर
ये पर्शियन और अरबिक और लेटर और उर्दू एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही थी, उसके बारे में काफी डिटेल्स दी गई है। 1839 में उर्दू जो है वो दरभंगा राज का ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाता है, और मिडिवल पीरियड में जैसे हमें पता है कि पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इस हिसाब से एक कल्चर इमर्ज होता है मिडिवल पीरियड से ही, जो पर्शियन लैंग्वेज की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जहाँ पे जो हिंदू एलिट्स है, जो हिंदू लर्निंग क्लास है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स लर्निंग पर्शियन। एक इसका बहुत बड़ा कारण था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए पर्शियन और उर्दू दोनों यूज हुए, मतलब पहले पर्शियन यूज हो रहा था, फिर बाद में अरबिक उर्दू यूज होने लगा। तो इसकी वजह से एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसका बेनिफिट था, उसकी वजह से भी जो हिंदू एलिट्स थे या जो हिंदू लर्नेड क्लास थे, स्पेशली जो अपर कास्ट थे, वो इसकी तरफ काफी हद तक जो है अट्रैक्ट हुए। अगर हम मिथिला की साइड या तिरहुत की साइड अगर हम इस्लामिक लर्निंग के सेंटर्स की बात करें, तो पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स है इस्लामिक लर्निंग के। जो कॉलोनियल पावर, जब ब्रिटिश राज आता है हमारे यहाँ मिथिला में, उन्होंने भी जो है वो पर्शियन को वही उसी पेडेस्टल पे रखा जिस पेडेस्टल पे इंग्लिश थी, क्योंकि दे न्यू दैट पर्शियन वाज द official court language in Mithila. In that case, they also saw Persian as a very important language in that sense. उसके अलावा अगर हम जनरली देखें तो इस टाइम पर जो 19वीं सदी की हम बात करें, तो 3 स्ट्रीम्स ऑफ लर्निंग और लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती है। एक जो हिंदी में फ्लुएंट है, एक जो मैथिली लैंग्वेज और तिरुतिया स्क्रिप्ट और संस्कृत में फ्लुएंट है, और एक जो पर्शियन, अरबिक और उर्दू में फ्लुएंट है। जो मिथिला की इंटेलेक्चुअल कल्चर है, उसने भी जो ये पर्शियन, अरबिक और उर्दू लैंग्वेजेस से जो राइटिंग्स इमर्ज हो रही है, जो नॉलेज इमर्ज हो रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया। ब्यूकेनन जब एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, तो वो कहता है कि करीब 1000 लोग, ये 1809-10 की उसका सर्वे है, उसमें वो बात करता है कि करीब 1000 लर्नेड मैन है जो पर्शियन लैंग्वेज जिन्होंने सीखी हुई है, लेकिन उनका जो नॉलेज लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो जनरली इट इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस या लॉ प्रोसीडिंग्स के लिए। उसके अलावा वो ये भी बात करता है कि जब अगर पर्शियंस की बात करें, तो पर्शियन लैंग्वेज की बात करें, तो दो मोहम्मदन लॉ बहुत जगह एग्जिस्ट कर रहा है इन प्रिंसिपल, इवन इन कॉलोनियल रूल, लेकिन उस पर ध्यान देने वाले बहुत कम लोग हैं, इवन अमंग द लर्नेड मैन। सो दिस इज समथिंग दैट ही पॉइंट्स आउट। एडम के सर्वे में वो नंबर ऑफ हिंदी स्कूल्स की बात करता है। उसके अलावा वो बताता है कि पर्शियन और अरबिक के उस वक्त पे 238 स्कूल्स थे, जिसमें मतलब जो टीचर्स थे वो 234 थे पर्शियन के, और अरबिक के 4 स्कूल में 6 टीचर्स थे। एक पर्शियन टीचर जो है हिंदूज में कायस्थ कास्ट से आता है, जनरली जो है वो सारे के सारे वो मुस्लिम्स थे। लेकिन जब हम स्कॉलर्स की बात करते हैं, तो पर्शियन लैंग्वेज में 443 स्कॉलर्स जो है वो हिंदू थे, और इवन उसमें से भी सबसे ज्यादा जो नंबर है वो कायस्थों का है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो लैंग्वेजेस है, चाहे वो पर्शियन हो या अरबिक हो या उर्दू हो, उसको अगर हमने इस्लाम के साथ या मुस्लिम्स के साथ एसोसिएट किया है, बट फॉर द बेनिफिट, अगर हम एक एग्जांपल लेके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट है या कुछ और है, उसके थ्रू भी हम ये देख सकते हैं कि एक एंथुसियाज्म देखा जाता है हिंदू क्लासेस में टू लर्न दीज लैंग्वेजेस एंड टू एलिवेट देयर पोजीशन आइदर इन एडमिनिस्ट्रेशन और इन सोसाइटी, या फिर नॉलेज बेस्ड के लेवल पे। बट एन एंथुसियाज्म इज सीन अमंग द हिंदूज एज वेल। जो बिहारी लाल की किताब है आईना ए तिरुत, उसमें जो उर्दू और संस्कृत दोनों के स्कॉलर्स की बात की है, और पर्शियन वगैरह में जो लर्नेड मेन थे उनके स्कॉलर्स की बात की है बिहारी लाल ने, और उन टीचर्स की भी बात की है। सिंस ही वाज अ लर्नेड मैन इन उर्दू, ही न्यू अरबिक एंड पर्शियन एज वेल, सो ही हैज गिवन ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज ओन टीचर्स एज वेल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें कि जब 1839 में उर्दू लर्निंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ कोर्ट लैंग्वेज, तब हम देखते हैं कि क्लास ऑफ हिंदू स्कॉलर्स इमर्ज करती है उर्दू लैंग्वेज में, जो उर्दू में लिख रही है, जो हिंदू है बाय रिलीजन बट उर्दू में लिख रही है, और बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स की प्रोडक्शन भी शुरू हो जाती है, जो कोर्ट ने खुद वो की है, जो कोर्ट ने खुद कमीशन की होती है। अगर हम रिलीजन की और सोसाइटी की बात करें, तो वर्नाकुलर सोर्सेस में जब चूंकि जो मिथिला है वो संस्कृत लर्निंग का एक सेंटर है, और 13-14 सेंचुरी के बाद से हम देखते हैं कि मैथिली में भी लिटरेचर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो एक पिक्चर जो निकल के आती है वो एक हिंदू सोसाइटी या ब्राह्मणिकल सोसाइटी का जो है वो एक पिक्चर निकल के आता है। और अगर हम पॉपुलर नैरेटिव्स की भी बात करें, तो मुस्लिम्स लार्जली एब्सेंट है। अगर हम अर्ली पोर्ट्रेयल्स की बात करें, तो विद्यापति ने काफी कुछ लिखा है, उसमें जो टर्क्स थे जौनपुर के, उनको जो है वो
एक मीट ईटर्स की कैटेगरी में रखा, या फिर उनके बारे में जो उसने भाषा यूज की है, मैंने चूंकि हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा था, उसमें मुझे काफी हद तक समझ में आया कि किस तरीके से वो देखता है कि हाउ बिकॉज ऑफ द मुस्लिम्स और द टर्क्स, द हिंदू पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ऑफ जौनपुर was quite fearful of them, and how they were scared of them, and how they desecrated the meaning and the symbols of the Hindu religion, according to Vidyapati. And if you see, if you look at the kind of words that are used in other scholars, other Maithili scholars and Sanskrit scholars of the period, words like Malech, Yavan, Barbar, these are some of the words used to describe Muslims in the Maithili and Sanskrit literature. अगर हम राधा कृष्ण चौधरी की किताब का एग्जाम्पल या सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर, तो उन्होंने जब वो मैथिली लिटरेचर की बात करते हैं तो उन्होंने एक दो जगह ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि जो कोर्ट कमीशन स्कॉलर्स थे मैथिली और संस्कृत के, वो जनरली एक टसल था टू प्रेजेंट देयर रूलर एज मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर करेजस एंड प्रेजेंट देयर वैलर इन कंपैरिजन टू देयर मुस्लिम काउंटरपार्ट्स. लेकिन देयर वर आल्सो इंस्टेंसेस वेयर दे हैड टू प्रेज देयर मुस्लिम काउंटरपार्ट्स एज वेल. उसके कई एग्जांपल्स हमको देखने को मिलेंगे. जो एक क्रिटिसिज्म है मेरा लिटरेचर के ऊपर, वो ये है कि जो मिथिला का लिटरेचर है वो मोस्टली इन्वेजन्स पे फोकस्ड है और सोसाइटी पे जनरली फोकस नहीं है. और अगर हम जो पर्शियन सोर्सेज की बात करें, जैसे वो बयाज हो या रियाजुस सलातीन हो या वाकियात मुश्ताकी हो, या जनरली जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स भी मोस्टली मिलते हैं वो कोर्ट से ही ज्यादातर कंसर्न्ड है. तो इसकी वजह से भी हमको एक प्रॉपर पिक्चर नहीं मिल पाती कि सोशल डेवलपमेंट्स इन सारी चीजों के बावजूद क्या हो रही है. इसका एक कोहेरेंट पिक्चर हमको मिलने को मिलता नहीं है इस वक्त. जो कॉलोनियल सोर्सेज है वो इस समय पर, जो 19वीं सेंचुरी के सोर्सेज है वो पॉपुलेशन की, एजुकेशन की, रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं. तो ब्यूकनन जो है, जब वो पूर्णिया की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उसमें वहां 43% मुस्लिम्स है. इसका एक बहुत बड़ा कारण वो देते हैं कि जो लोअर कास्ट का कन्वर्जन है उसके ऊपर वो देते हैं. There was one more issue that was the bone of contention between the Hindus and Muslims. That was the issue of eating of cow meat. Though scholars have focused on the issue of cow protection, and for example, Jata Shankar in his work, the biography of a true Hindu patriot, Lakshmeshwar Singh, उन्होंने उसमें cow protection में उनके रोल की भी बात की है, but unfortunately मैंने वो कवर नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा. उसके अलावा जो डीटीज थी उस समय की, जैसे सत्यपीर और सत्यनारायण की जो डीटी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंस है. वो दोनों का मतलब भी एक है और वो अपनी एक इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं अमंग द बोथ द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज ऑफ इन 19वीं सेंचुरी. दूसरी चीज जो है कि अगर हम पॉलिटिकली देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे मुस्लिम्स जो ऑफिशियल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं. उसके अलावा मुहर्रम प्रोसेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ शोइंग दैट देयर वाज a certain sort of cultural exchange, and later on Chhat Puja as well, जहाँ पे हम वो cultural exchange हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच देखते हैं. एक जो इशू है वो थोड़ा बहुत कन्वर्जन का भी हम देख सकते हैं कि कन्वर्जन जो है वो काफी हद तक हुआ है. तो जनरली लोअर कास्ट के कन्वर्जन का हमारे पास एक बहुत अच्छा पिक्चर मिलता है. वो ब्यूकनन भी दे रहे हैं, हंटर भी दे रहे हैं. उसमें जनरली हमको ये पता चलता है कि लहेरी, दुनिया, रंगरेज, दर्जी, कसाई, ये सारी जो कुछ प्रोमिनेंट लोअर कास्ट है ये मुस्लिम्स में कन्वर्ट हुई है. लेकिन जो मेरा एक इशू था जो मैं एक्चुअली इन सोर्सेस से देखना चाहता था कि क्या इस कन्वर्जन की वजह से कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है या नहीं, इसका कोई डिटेल अनफॉर्चुनेटली इन सोर्सेस में अवेलेबल था नहीं. और जो एक और चीज थी कि अगर हम इन्हीं सोर्सेस को देखें तो जब अपर कास्ट का कन्वर्जन होता है तो उनको सोसाइटी में एक हायर स्टेटस, पठान और शेख जैसी कैटेगरीज में डाला जाता है. बाकी जो है डिस्पाइट कन्वर्जन, वो जो सोशल स्टेटस है मुस्लिम्स का, जो हिंदू लोअर कास्ट से मुस्लिम्स बने उनके सोशल स्टेटस में कोई चेंज एज सच देखने को नहीं मिलता है. तो अगर हम जनरली देखें इस रिलीजन एंड सोसाइटी को, अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो एक तो होता है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एलिवेट हुई है ओवर द पीरियड. अगर हम पॉपुलेशन डिटेल्स अगर हम 1881 और 1901 के भी सेंसस देखें तो हमें पता चलेगा कि काफी हद तक लेटर डाउन द लाइन इन द 19th सेंचुरी वी सी दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स. और एक और चीज हम देख सकते हैं कि एक जनरल एक्सेप्टेंस देखने को मिलती है फेथ की, मुस्लिम फेथ की, और इस्लामिक जो कल्चर है उसको भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया है मिथिला में. कास्ट सिस्टम भी हम देख सकते हैं मुस्लिम्स में, जो जिस तरीके से वो एक्सप्लिसिट है हिंदू सोसाइटी में हम वैसे तो नहीं देख सकते हैं, बट हाँ उसका इन्फ्लुएंस जरूर देखने को मिलता है. लिटरेचर की बात करूं तो मैंने मोस्टली यहाँ पर जो सूफी लिटरेचर है जो 13-14 सेंचुरी में शरफुद्दीन याया, मनेरी और इन सब के टाइम पे जो कंपोज हुए उनके मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं.
जहां पर बहुत सारी जो जनरल अगर हम देखें तो ये जो लिटरेचर है ये एक तो वो 100 लेटर्स है शरफुद्दीन याह्या मनेरी की, जो उन्होंने शमशुद्दीन जो उस टाइम पे गवर्नर थे चौसा के, उनको लिखी थी 1346-47 में, जिसमें उन्होंने जनरली गॉड की और स्टेट की बात की थी। और अगर हम ओवरऑल भी लिटरेचर देखते हैं जो मतलब मिडीवल पीरियड में जनरली जो लिटरेचर कंपोज हो रहा है वो गॉड की, थियोलॉजी की और कुछ इस्लामिक जो लॉ हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात करता है। उसके अलावा जो 17th से 19th सेंचुरी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है एजुकेशन और जो मतलब यही लिटरेचर के टर्म्स में, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिए हैं कि जैसे मौलाना शाहबाज हैं, उन्होंने शाहजहां के समय में भागलपुर मदरसा की स्थापना की थी। मोहम्मद राडे थे मुंगेर के, उन्होंने फतवा इजहादारी में का जो सिंडिकेट था उसमें वो फीचर थे। उसके अलावा मुल्ला अबुल हसन, he also helped in the completion of fatwa alamgiri, and he was also the teacher of Zebun Nisa, who was the daughter of Aurangzeb. And there were other scholars like Maulana Imam Shah and his brother Maulana Behram Shah of Darbhanga, who were important scholars on different. They were writing treatises on Islam. They were also writing. They were also writing on the sayings of Prophet and different facets of Islam. They are writing about that. उर्दू लिटरेचर जो है 19th सेंचुरी का मेरे हिसाब से मिथिला में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर मैंने जो भी एग्जांपल्स लिए हैं वो जनरली हिंदू ऑथर्स के हैं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा और जितना आईना तिरुत के हिसाब से जो डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ मुझे हिंदू स्कॉलर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू लिटरेचर में वो काफी हद तक देखने को मिला है, क्योंकि one of the major reasons I believe was that they were associated with court as well, जैसे अयोध्या प्रसाद हो गए या फिर बिहारी लाल खुद हो गए, वो कोर्ट के साथ भी एसोसिएटेड है किसी ना किसी वे में, तो इस वजह से भी उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसके जो इम्पोर्टेंट उर्दू लिटरेचर जो इस 19वीं सदी में कंपोज हुआ है उसके ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम उसकी बात करें तो अगर हम ओवरऑल लिटरेचर के टर्म्स में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो कोर्ट की वजह से भी लिटरेचर का प्रोडक्शन बहुत हद तक जो है वो इंक्रीज हुआ। जो कोर्ट का पेट्रनेज पहले संस्कृत और मैथिली स्कॉलर्स को मिल रहा है, उतना ही पेट्रनेज जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन और मुस्लिम स्कॉलर्स को भी मिल रहा है। और जो हिंदू स्कॉलर्स हु आर कीन ऑन लर्निंग पर्शियन, हु आर कीन ऑन लर्निंग Urdu and Arabic, they are also getting patronage from the court, and they are also getting the help to write a history, and it is actually commissioned by court. So that is one of the major efforts and major changes that we see in the 19th century, and these are available to us from sources, so the information is pretty much reliable. फेस्टिविटीज और कल्चर की बात करें तो मैंने यहाँ बहुत कम एग्जांपल्स लिए हैं। तो एक मैंने एग्जांपल लिया था ब्यूकनन से जो ड्रेसिंग का है। तो जनरली ब्यूकनन ने ड्रेसिंग के ऊपर काफी सारी बातें लिखी है, जो लेकिन जो मुझे बहुत व्हाट आई फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इज दैट देयर वाज, अगर हम हिंदू अपर क्लास और मुस्लिम अपर क्लास की बात करें या हिंदू वुमेन या मुस्लिम वुमेन की बात करें, तो पहनावा भले अलग अलग ढंग का हो सकता है कई हद तक, लेकिन जो फैब्रिक है वो बहुत हद तक सेम था। और जो मुस्लिम लोअर क्लास है और हिंदू लोअर क्लास है, उनको उनके पहनावे की वजह से उनके बीच डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता था। तो जो सोशल स्टेटस की हम बात करते हैं या सोशल सब्जुगेशन की बात करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन के टर्म्स में भी अगर हम उसको देखें, थोड़े क्रूड टर्म्स में देखने की कोशिश करें, तो ये हमको देखने को मिलता नहीं है। ये डिवीजन हमको नहीं देखने को मिलता है, स्पेशली लोअर क्लासेस में, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू लोअर क्लासेस जिस तरीके का जीवन व्यतीत कर रही है, उसी तरीके का जीवन जो है वो मुस्लिम लोअर क्लासेस भी व्यतीत कर रही है। उसके अलावा मुहर्रम प्रोसेशन के ऊपर एक मैथिली नृत्य जो है मिडीवल पीरियड में कंपोज हुआ था, उसका मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अपना महल से बीबी अम्मा निकल ली, हाथ में कमल के फूल जी, कहू कहू सुगना रन के खबरी है, रन में चमके तेग जी, हाय 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 हसन हाय हुसैन, झरझर जराए जराए। अगर हम ओवरऑल रिलीजन की बात करें तो आईना ए तिरुत एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स निकल के आता है, जिसके थ्रू हमको रिलीजियस ग्रांट्स के बारे में पता चलता है, जो दरभंगा राज ने जनरली दिए थे मुस्लिम मोहल्लास, मॉस्क और मौसोलियम्स को डेवलप करने में। तो एक हम बहुत इंपॉर्टेंट उसका कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं स्टेट का मुस्लिम पॉपुलेशन को जो है एक इंक्लूड करने में सोसाइटी का। जो दूसरा एक चीज था जो एक कॉमन लेवल पे हमको देखना को मिलता है, अगर हम कन्वर्जन के टर्म्स में देखें, तो गुनी और ओझा का बड़ा इफेक्ट था मिथिला की सोसाइटी में। और ये ऐसी चीजें, ऐसी दकियानुसी चीजें हैं जो
मतलब जो हम ये कहें कि सिर्फ हिंदू सोसाइटी में ऐसी अंधविश्वास चल रही है, ये भी गलत होगा, क्योंकि ये जो है ये रूरल लेवल पे इसमें कोई डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते नहीं है। दूसरी चीज, ग्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन किया है, उसने ये कहा कि जो मुस्लिम्स है वो मैथिली नहीं बोलते हैं। उनका जो मुजफ्फरपुर और चंपारण में जो डायलेक्ट है वो अवधी से बहुत हद तक मिलता है, जिसको शेखई या मुसलमानी कहते हैं। और जो दरभंगा रीजन है मिथिला, वहां जुलाहा बोली जो है उनका डायलेक्ट है, उसको जुलाहा बोली उसने कहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा सोर्सेज यूज नहीं किए, तो मैंने जो कुछ एस्पेक्ट्स थे सोशल हिस्ट्री के, जैसे एजुकेशन, लिटरेचर, रिलीजन एंड सोसाइटी, उसके थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से 19वीं सदी में 19वीं सदी में किस तरीके से एक पिक्चर मिलता है हिंदू मुस्लिम रिलेशंस का, एक कोहेसिव सोसाइटी का, एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस भी हम कह सकते हैं देखने को मिलता है। तो मैंने काउ प्रोटेक्शन के बारे में इंक्लूड नहीं किया, बट थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जो एफर्ट्स देखें दरभंगा महाराज के काउ प्रोटेक्शन को लेके, या फिर जो आर्य समाज का इफेक्ट है काउ प्रोटेक्शन को लेके मिथिला में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो मुस्लिम्स वर पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे हैड देयर ओन प्लेस इन सोसाइटी, बट at the same time the Mithila society, which was predominantly Hindu in a larger sense, we can say that they were also oblivious of the intention of Muslims, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूरी भी देखने को मिलती है, but overall culturally वो assimilation भी देखने को मिलता है। तो at the same level when there is animosity, there is also there is also good relations as well. Thank you very much. थैंक यू आदर्श, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा और आपने एक नई तरह से मैथिली आइडेंटिटी, पर्टिकुलरली जो 19th सेंचुरी में बन रहे थे उसको कुछ टेक्स्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अभी मैं पहले इनवाइट करना चाहूँगा तेजकर झा जी को कि वो दोनों ही पेपर पे अपना वक्तव्य रखें और उसके बाद हम ये ओपन डिस्कशन के लिए रखेंगे। तेजकर भाई जी। सबको नमस्कार, और मिथिलेश जी को खास करके और प्रदीप भैया को, और दोनों जो पेपर थोड़ा नीचे कर लीजिए, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा, तो थोड़ा खिसक जाता है क्योंकि मोबाइल पर है। तो ये रिकॉर्डिंग चूंकि हम लोग अपलोड करेंगे ना, जी अच्छा रहेगा। हाँ, तो दोनों जो पेपर पढ़ी गई है बहुत ही बढ़िया पेपर है, और बहुत बढ़िया पेपर अपने फाइनल शेप में आएगी, क्योंकि जिस तरह के मटेरियल का इन लोगों ने उल्लेख किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। थोड़ा बहुत और देखने की जरूरत है, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। आई थिंक दैट बोथ द पेपर्स विल कम आउट वेरी नाइस। मिथिला के सोशल हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी काम होगी, और इस तरह के कामों की जरूरत है। अब मैं इंडिविजुअल पेपर्स पे आता हूँ। देवानंद कामत जी का जो पेपर है वो बेसिकली मैथिली नेशनलिज्म पे है, जिसको वो मैगजीन्स के थ्रू एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। डिमांड फॉर मैथिली स्टेटहुड और डिमांड फॉर मैथिली लैंग्वेज रिकॉग्निशन, ये दोनों इश्यूज बड़ा इंटरमिंगल्ड है और रहे। एक चीज देखना होगा कि इन्होंने अपने डिस्कशन का मेजर पोर्शन जो है वो डिवोट किया है आफ्टर 1952, जानकी नंदन सिंह और लक्ष्मण झा एटसेट्रा 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 कमिंग डाउन टू 1990s। उससे पहले का स्टेटहुड या मिथिला के कॉन्शसनेस के लिए क्या काम हुआ, क्या चीज हुआ, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, और इसमें मिथिलेश जी काफी मदद कर सकते हैं। अब एट द हिस्ट्री ऑफ मिथिला मूवमेंट, मिथिला की प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? तो 1815 से शुरू होती है, क्योंकि आधा सुगौली ट्रीटी में तो आधा मिथिला बट गया, आधा नेपाल में चला गया। तो प्रॉब्लम उस समय में खड़ी नहीं हुई। प्रॉब्लम लोगों ने देखना शुरू किया 1947 में। जैसे जैसे इंडिपेंडेंस नजदीक आते गया तो देखा कि नेपाल अलग राज्य, अलग देश बन रहा है और भारत अलग देश बन रहा है। तो एक राज्य, एक नेचुरल
स्टेट जो है, एक नेचुरल रीजन जो है, वो दो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो रहे हैं। तो मिथिला तो कभी एक रीजन हो ही नहीं पाएगा। ये कभी ना कभी जो सॉफ्ट बॉर्डर है ये हार्ड बॉर्डर में परिणत हो जाएगी। तो इन सब चीजों को देखना शुरू किया, और कोई भी मूवमेंट शुरू होती है तो पहले एलिट से ही शुरू होती है, बाद में वो डाउन नीचे आता है। इन सब चीजों को देखते हुए इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरह से 1930s में कई देश के कई ऐसे रीजन थे जो ये एक सपना पाल रहे थे अपना अलग स्टेटहुड के लिए, एक आइडेंटिटी के लिए। जैसे छत्तीसगढ़ में तो स्टेटहुड की डिमांड जब आप करते हैं तो कई चीज साथ में एसोसिएट होते हैं, जैसे कि आप अपने स्टेट के लिए कल्चरल हीरोज किसको बनाएंगे या पॉलिटिकल हीरोज किसको आप तय करेंगे। सीता कैन बी ए कल्चरल आइकन फॉर अस, शी इज ए हीरो। उसी तरह से सलहेश एक हीरो हो सकते हैं। अब ऊपर से लेकर नीचे तक आते हुए, जैसे छत्रसाल, राजा छत्रसाल को जब छत्तीसगढ़ के लिए एक हीरो का इमेज बिल्डअप करने की कोशिश की गई तो दरभंगा ने बहुत मदद की थी, और इसके भी एविडेंसेस हैं जो आपको वहां के आर्काइव्स में मिल जाएंगे, मुझे मिली थी। उसी तरह से विद्यापति को कैसे आइकन बनाया गया, विद्यापति पर्व शुरू करवा करके, और अलग अलग फोरम्स में यहाँ से जहां जहां मैथिल गए, प्रवासी होते गए, वहां समुदाय बनती गई। तो फिर प्रवासी मैथिल सभाओं का निर्माण क्यों किया गया, कैसे किया गया, क्या ध्येय थे उसके, ये सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। जहां तक उसके बाद बात आती है कि मैथिली मैगजीन्स तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा मिथिला से निकलने वाले अन्य मैगजीन, जैसे रामनगर से निकला करता था गंगा, और गंगा में बहुत महत्वपूर्ण बातें छपती रही। उसका प्रकाशन बंद हो गया बाद में, कुछ फाइल्स कहीं कहीं पड़ी हुई हैं, कुछ फाइल्स मुझे मिले थे। उसमें भी चिट्ठियों का जो आपने जिक्र किया, देवानंद कामत जी ने जिक्र किया, वो चिट्ठियां उसमें भी हैं, मैथिल्स के भी हैं और नॉन मैथिल्स के भी हैं। फॉर एंड अगेंस्ट एक बड़ा डिबेट चला था कि मिथिला अलग राज्य क्यों हो, क्यों नहीं बिहार ही हो। तो मिथिला राज्य क्यों हो, ये डिबेट की शुरुआत उस समय होती है जब बिहार राज्य बन गया। बिहार राज्य बनने से पहले ये डिबेट नहीं थी, और बिहार राज्य बनने के बाद, अब खास करके तब जब यहाँ से उड़ीसा अलग हुआ है। उड़ीसा क्यों अलग हुआ भाई? उड़ीसा क्योंकि वो कल्चरली आइडेंटिफाई नहीं करता था अपने आप को बिहार से। बिहार बना था अगेंस्ट नो बंगालीज। ये पूरा का पूरा मूवमेंट, उसमें कहीं ये नहीं है कि हम बिहारी नाम का कोई चीज है। नॉन बंगाली वर्ड इस्तेमाल होता रहा, और नॉन बंगाली में सारे आते हैं। तो जिस तरह से नॉन बंगाली आप एक आइडेंटिटी बनाए, उसी तरह से वहां पर नॉन बिहारी आइडेंटिटी बना करके उड़िया बना। अब आप जानकी नंदन सिंह का प्रतिवेदन की तो बात कर देते हैं, लेकिन 1946-47 में कामेश्वर सिंह का जो प्रतिवेदन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अमेंडमेंट पेश किया गया कि बिहार को 3 सब स्टेट्स में डिवाइड किया जाए, मिथिला, झारखंड एंड बिहार। उसका प्रतिवेदन भी देखिए, वो कुमार गंगानंद सिंह के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ उसका पेपर देखिए, करीब 60 पेज का वो प्रतिवेदन है। तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और वो हमको लगता है वो 60 पेज का जो प्रतिवेदन है वही मदर पेपर है, उसी से फिर सभी कुछ निकल रहे हैं। क्योंकि तारानंद सिंह भी साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे जमशेदपुर में रहते हुए, और उनसे कई लोग प्रभावित थे। कुछ कांग्रेस के लोग थे, कुछ इधर के लोग थे। तो और कुमार गंगानंद सिंह बाद में राज को छोड़ करके, पॉलिटिकल सेक्रेटरीशिप छोड़ करके बिहार सरकार में मिनिस्टर भी रहे, एमएलए तो रहे ही रहे। मिथिला वर्सेस स्टेटहुड की चर्चा कर चुके। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि 1912 में जब बिहार का निर्माण होता है तो इस बात की लोग चर्चा नहीं करते हैं। अभी इस चीज की चर्चा मैंने एक पेपर में की थी, सम अदर एविडेंसेस ऑन द स्टेटहुड ऑफ बिहार। रामेश्वर सिंह ने अपने नोट में लिखा कि 2 चीज बहुत ही आवश्यक है। एक तो ये कि बिहार में अपनी अखबार होनी चाहिए, और इस अखबार का एडिटर कौन हो?
तो इस अखबार का एडिटर ना तो बंगाली हो ना बिहारी हो, क्योंकि दोनों का सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, वो किसी और स्टेट से होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब यहाँ पर असेंबली हो रहा है, काउंसिल बन रही है, तो काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एलीट क्लास को नहीं मिले, वो मोस्ट डाउन ट्रोडन ऑफ दी कास्ट जो है, जिसको आप कहते हैं सबसे महादलित आजकल, उन लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इसके लिए अगर रिजर्वेशन होनी है तो रिजर्वेशन हो, क्योंकि अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा वहां तो वो बहुत पीछे कहीं छूट जाएंगे। और ये पूरे समाज को साथ लेके चलने की बात थी। तीसरी बात है कि जितनी भी कास्ट सभाएं बन रही हैं, आप सभी कास्ट सभाओं को देख लीजिए, सभी का सोशल रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन पर ही उस समय जोर है। 1890 से लेकर का 1880 के दशक से लेकर के और 1930 के दशक तक। तो मैथिल स्टेटहुड की तो तब बात करेंगे ना आप, जबकि आपको अपना इंटरेस्ट समझ में आएगा, और अपना इंटरेस्ट समझने के लिए आपको एजुकेशन भी चाहिए, और कल्चरल आइडेंटिटी किस आधार पर आप बनाएंगे, तो उन सब चीजों को भी लेना पड़ेगा। वी कैन नॉट हैव ए वेरी हार्ड एंड फास्ट बॉर्डर्स। मोर इन नेक्स्ट, so let's have this for Mr. Devanand Kamath. Coming to Mr. Adarsh Kumar Aryan, very interesting paper, very interesting work. बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा या बहुत कम लोगों ने साहस दिखाया होगा इस काम को टेकअप करने का। जितना मटेरियल इन्होंने देखा है और पढ़ा है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। आई मस्ट प्रेज दिस स्कॉलर। There are a few things which he might have to look or might think of looking into, जो मेरा सजेशंस है। कन्वर्ट्स जो मिथिला में मुस्लिमों की कैसी आबादी रही, तो मिथिला में नगर तो बहुत बड़े नहीं थे। मान लीजिए दरभंगा को एक नगर आप मान सकते हैं, तो बाकी तो गांव का ही जगह था। इंडिया ही 95% रूरल सेटलमेंट थी। अब यहाँ पर दो तरह के मुसलमान हैं। एक तो वो है जो माइग्रेट करके आए एज फाइटर्स, जो मर्सनरीज आते थे, कोई रेगुलर आर्मी तो होती नहीं थी, तो लोग मर्सनरीज ग्रुप को एम्प्लॉय करते थे, अलग अलग स्टेट एम्प्लॉय करते थे, आपसी लड़ाई में भी करते थे। जो मुगल रिप्रेजेंटेटिव पटना में थी उनके खिलाफ भी उसका युद्ध होता था, और इधर उधर की स्क्रमिशेस भी होती थी। तो वो फाइटर्स ग्रुप थे, जिनको पठान वगैरह हम लोग कह सकते हैं, और वो ज्यादातर सेटलमेंट अर्बन एरिया के आसपास मिलेंगे, या छोटे अर्बन एरिया के आसपास भी बड़े मोहल्ले टोले पठान टोला वगैरह आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए जो यहाँ के लोकल्स थे और कन्वर्ट हुए थे, वो लोअर कास्ट वगैरह में थे, और जो आपने काफी अच्छा उनका एनुमरेशन किया है वो थे। अब इनकी रिलेशनशिप क्या थी, तो गांव के लेवल पे जो अभी तक हम लोगों ने वैसे भी देखा है कि गांव एक या एक से अधिक टोलों का बना हुआ होता है। एक टोला एक जाति का होता है, एक पैटर्नल फ्रैटर्निटी के लोग ही उस टोले में होते हैं। उसी तरह से मुसलमानों का भी टोला ही होता है। अब उन टोलों के साथ इंटरेक्शन एक स्थायित्व ले चुका था। 19th सेंचुरी आते आते पीपल न्यू द मोड ऑफ द मॉडल कंडक्ट बिटवीन टू कास्ट और टू कम्युनिटीज। हम कितने दूर तक उनके साथ जा सकते हैं और कहां से हमको अलग होना है, ये बहुत वेल डिफाइंड हो गया था। तो ये चीजें वहां पर चलती रहती हैं गांव में। मेरे जैसे कि मेरे अपने गांव का आप ले लीजिए, सरसपाही, आज के डेट में 2 पंचायत है। 2 पंचायत का माने हो गया, अगर प्राइमरी ये कर ले तो 7,500 7,000 14,000 वोट। 14,000 वोट का माने कम से कम 20,000 की पॉपुलेशन होगी। 2 टोले मुसलमानों के हैं। अब कुछ दिनों से इधर कुछ अलग मुसलमान आके बस गए हैं, वो अलग एक इशू है, उस इशू को यहाँ पर हम नहीं लाना चाहेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल 2 टोले हैं मुसलमानों के, वो बहुत ही कोर्डियल एक रिलेशनशिप गांव में रहा है। कभी भी कोई हिस्ट्री वायलेंस की नहीं रही है। छोटे मोटे जो ऐसे वायलेंस होते हैं, आपसी झंझटें होते हैं, वो तो होती हैं। इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी मैरिजेस भी होते रहे। कई बार नोनिया जाति के कुछ लोग हैं, उन्होंने शादी कर लिया, वही उसके साथ कुछ दूसरे में शादी हो गई, कुछ इस तरह से ये सब होते रहे हैं। ये माने रोजाना जिंदगी में चलती रहती है।
खान पान में कास्ट और कम्युनिटीज का जो संबंध है उसका इंपॉर्टेंस बेसिकली खान पान और शादी ब्याह में ही होती थी। रिलीजियस एस्पेक्ट्स में देखिए वो भी कई तरह के हिंदू व्यवहारों को अभी भी अपनाए हुए हैं। शादी ब्याह से लेकर के हर चीज में बहुत चीजें इधर उधर होती हैं। एक चीज जो आपने शायद छोड़ दिया ग्रियर्सन की चर्चा करते हुए, ग्रियर्सन का आपने मैथिली क्रिस्टोमैथी शायद नहीं देखी है उसको, या देखी है तो आप ओवरलुक कर गए हैं कि ग्रियर्सन उसमें चर्चा करते हैं 40 से ऊपर मैथिली में मर्सिया की। तो अगर उनकी अपनी लैंग्वेज लोकल कम्युनिटी वाले जो थे पठानों को छोड़ करके अगर वो लोकल थे तो उनकी लैंग्वेज भी मैथिली रही ही होगी, चाहे मैथिली का कोई अपभ्रंश रहा होगा, वरना मैथिली में मर्सिया का निर्माण हो ही नहीं सकता है। और मैथिली में मर्सिया का निर्माण अगर किया था और ग्रियर्सन ने रिकॉर्ड किया तो ग्रियर्सन ने लिखा है कि 5 से 7 साल के बच्चे जो खेतों में बकरियां चराया करते थे उससे सुन करके उन्होंने लिखा। तो सुन करके लिखा, ये मैं इसको मान लेता हूं कि अगर लिखा तो इसका माने मैथिली में मर्सिया बनती थी तो मुसलमानों की भाषा भी मैथिली, मिथिला में मैथिली थी, बंगाल में जिस तरह से बंगाली थी। तो ये उर्दू और बाकी चीज पर अब आ जाए जरा सा। जहां तक पर्शियन से उर्दू कोर्ट लैंग्वेज होने की बात है तो इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह है। आपने बायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पैट्रियट महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा की चर्चा की तो शायद उसमें एक बात ये भी देख लें कि महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने एट द एंड ऑफ द 19th century एट द बिगिनिंग ऑफ हिज रेन ही गिव्स ए ऑफिशियल ऑर्डर कि हमारे सभी कर्मचारियों को हिंदी सीखना जरूरी है और हिंदी में ही सारी कार्रवाइयां होंगी। तो उर्दू की तो कहीं बात उसमें आती नहीं है। जहां तक इसको चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, दरभंगा राज के जो अपने आर्काइव्स हैं उसके रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि इंग्लिश के अलावा उर्दू और हिंदी का क्या रेशियो रहा है। उर्दू शायद उर्दू या पर्शियन बाहर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए होती हो, लेकिन विद इन द स्टेट आपसी में जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल जो इनका कॉरेस्पॉन्डेंस था या फाइल मूवमेंट से वो हिंदी में हुआ करते थे और हिंदी में रहे हैं, मैंने भी पढ़ी हुई है। जहां तक डीटीज का बात है ये 1925 के बाद की घटना है जब लैंग्वेज पॉलिटिक्स इंडिया में शुरू होता है और उर्दू एंड पर्शियन केम टू बी आइडेंटिफाइड विथ मुस्लिम्स एंड हिंदी एंड संस्कृत केम टू बी आइडेंटिफाइड विथ हिंदूज। क्योंकि यूपी में भी डॉक्टर अमरनाथ झा लिखते हैं कि हमें वेस्टर्न यूपी में तो तुलसीदासी रामायण भी उर्दू में ही लिखा हुआ मिलता है कई जगह। तो इसलिए उर्दू एज ए लैंग्वेज was never a bone of contention between the two communities. कम्युनल लैंग्वेज बनाया गया है 1920s में, तो इसीलिए उससे पहले की बात नहीं थी और आपकी रिसर्च तो 19th century पर है। अब आ जाए डीटीज पे, तो मुझे एक किताब में नाम भूल रहा हूं, मुझे एक किताब मिली थी जिसमें पूर्णिया में कुछ मुस्लिम टोलों में डीटीज जो है वो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के तरह दिखे हैं। जो वहां का कलेक्टर रिकॉर्ड करता है इस चीजों को, कहता है कि इनकी पूजा भी उसी तरह से की जा रही है जैसे एक हिंदू करता है, लेकिन ये सब सारे मुसलमान। तो मुसलमान भी हिंदू डिटीज की तरह पूजा कर रहे हैं। ये पहला दृष्टांत मुझे मिला था, क्योंकि आइंदा तो यही बात हुआ करती थी कि हिंदू लोग मजार पर जाते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। तो ये एक इंटर क्या है कि दोनों कम्युनिटीज की तरफ से मैं कुछ एग्जाम्पल साइट कर रहा हूँ। बाद में किताब का नाम भी आपको भेज दूंगा, उसको भी देख लें क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट काज कर रहे हैं। दूसरी मैं 1910 का एक जिक्र करना चाहता हूँ। वो मेरी एक पेपर आई थी अभी बिहार आर्काइव्स के जर्नल में, इसके ऊपर पंचायती राज अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो 1910, 1909, 1910 की एक पैम्फलेट है। उससे पहले की भी एक दो पैम्फलेट्स मुझे मिली हैं दरभंगा राज के पूरे बिहार के कंटेक्स्ट में, जिसमें हिंदी भी यूज किया गया है और फिर उसी मैटर को नहीं अंग्रेजी यूज किया गया है और फिर उसी मैटर को उर्दू में भी लिखा गया है।
तो दोनों तिलकर भाई उर्दू। जी, थोड़ा मैं इंटरप्ट करूंगा अभी आपको हाँ, कि चलिए। कंक्लूड करें कि हम और लोगों को भी इन्वॉल्व करें डिस्कशन में। Sure, sure, संक्षिप्त में sure. आप I went नहीं नहीं overboard. No, नहीं this नहीं, was the last संक्षिप्त thing में that I अपनी would बात को have. कंक्लूड करें। हाँ, Yes. तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं सजेस्ट करना चाह रहा था, इनको आप देख लें। बाकी your work is very nice and I congratulate both the authors for it. Thank you. Carry over. थैंक यू तिलकर भाई जी। सो पहले मैं मौका देना चाहूंगा दोनों प्रेजेंटर को कि अगर वो संक्षिप्त में रिस्पॉन्ड करना चाहें तो एक दो में। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो नए हमारे साथी हैं, यंग जी। स्कॉलर्स हैं, उनको जी। सबसे पहले 4-5 सवाल करने दिया जाए, उसका जवाब ये लोग दें, हम लोग सर, बाद में एक- आएंगे, ये चीज समय बचाते हैं। सर, खाली एक मिनट यंग सर, स्कॉलर्स को। यस यस। देवानंद जी देवानंद जी, पहले आप दूसरों को पूछने या दीजिए, हाँ सवाल कुछ पूछने सवाल आप लोग नोट कर लें, फिर एक साथ ही आप रिस्पॉन्ड कर लें। सो इस राउंड में हम कुछ सवाल ले लेते हैं। और जी, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो अनम्यूट कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपना अनम्यूट सवाल लिख सकते करें, हैं। और अच्छा है कि अपना कैमरा भी ऑन कर लें, सवाल कर पूछते समय कैमरा ऑन कर लें। कोई भी साथी? 28 लोग हॉल में हैं। ठाकुर जी, अनम्यूट करें। सर, अगर am I आप audible, अपना sir? yes you are very much audible and it will be great if you can turn on your camera Yes, sir. so that we can see you. Yes. Yeah, sir. Thank you so much for both the presentations. I have a question with I have a question to ask to Adarsh, the second presenter. When जी। you have given examples, some of the text, very important text about Mithila, which tells about the history of that particular region, where you have yourself mentioned that sources बहुत कम है। हमें आपने शुरू में ही बोला, इनफैक्ट दोनों स्पीकर्स ने ही बोला कि इस रीजन के हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत कम सोर्सेज हैं और काफी मुश्किल हो जाता है इसके ऊपर लिखना। जैसे मेरे लिए भी, मैं भी पिछले कई सालों से इस पे ही रिसर्च कर रही हूँ। तो आप जब कीर्तिलता जैसे सोर्सेस को देख रहे हो, आपका जो स्लाइड था जिसमें आप कीर्तिलता के बारे में लिखे, उसमें आपने एक वर्ड लिखा, डिस्क्रिटेड टेम्पल्स, दैट मुस्लिम्स वेर डिस्क्रिटिंग टेम्पल्स, दे वेर इन्वेडिंग हिंदूज। मुझे लगा कि उस टेक्स्ट को आपको फिर से थोड़ा साइंटिफिकली देखने की जरूरत है। और अगर आप पूरा ओवरऑल विद्यापति का वो टेक्स्ट देखोगे तो वो एक सुल्तान का, इनफैक्ट इट्स लाइक अ यूलॉजी ऑफ अ सुल्तान। सो वो किसी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं वो कर रहे, वो एक जगह दो रीजन्स को कॉन्ट्रास्ट कर रहे। इनफैक्ट पुरुष परीक्षा या उनके दूसरे टेक्स्ट, या आप वर्णरत्नाकार भी अगर देखेंगे ज्योतिरेश्वर का, तो उसमें बहुत सारे टर्किश वर्ड्स उन्होंने खुद यूज किया है। तो मुझे लगता है कि जब आप मिथिला की बात करते हैं एज ए रिसर्चर इंक्लूडिंग मी, तो हम प्री कंसीव एक नोशन लेके ही चलते हैं कि मिथिला इज अ प्रीडोमिनेटली हिंदू रीजन, एंड नॉट ओनली हिंदू, इट इज ब्राह्मण डोमिनेटेड रीजन। तो जो भी लोग उस दायरे से बाहर आते हैं, हम उन्हें पहले से ही एक आउटसाइडर ट्रीट कर लेते हैं और फिर हम उनके कनेक्शन की, इंटरेक्शन की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है सोर्सेज को, पर्टिकुलरली मेडिवल टाइम के जो सोर्सेज हैं, उनको बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके से देखने की जरूरत है। तो आप मतलब ये मेरा सजेशन है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली। Yeah, it's more like a comment. Thank you, sir. Do you Thank have you, any sir. question to other presenters? मैं कुछ Also? कह सकता हूँ? जी, आप अपनी अनम्यूट करें। Yes. जी सर, मैं आदर्श, मैं एक्चुअली मैम को नहीं अदर्स आप वेट करें, हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और आप नोट करते रहिए, हम एक साथ फिर सारे क्वेश्चंस को आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए समय दें। निशा जी, आपका कोई और सवाल है? नहीं सर, और कोई सवाल नहीं। थैंक यू सो मच। इट्स मोर लाइक ए कमेंट। थैंक यू। यस सर। मैं देख रहा हूँ राजेश कुमार जी। जी, प्लीज अनम्यूट करें। Can you hear me? Yes, very much. Thank you.
Just a quick question. I won't make it too long. A nice presentation, good learning from the presentation. Curiosity about, do you see in any foreseeable future another division of Bihar? So this question is to Devanand. Devanand Kamath. This question is. I would want both of you to respond. All right. I'll allow, if you can allow me 30-40 more seconds, I will contextualize it. See, we have witnessed division of Bihar, division of Bengal presidency in pre-independent India, which is one of the most peaceful divisions, as opposed to one of the bloodiest division on the western part of the border, which is post-independence division. If you see, the reason why I'm asking you is, when it came to the territory, Orissa people wanted to claim land only up to the point Oriya was spoken. Bengalis were not ready to claim anything beyond Asansol. Even the mineral-rich state, which we know as Jharkhand, which was at once upon a time part of Bihar, was not claimed by anybody. A generic understanding says, in the division of Bengal presidency of Bengal and Orissa, whatever was left was called Bihar. Given this identity politics of language, Maithili, and ancient Magadh Samrajya, do you see any reorganization of state within Bihar or beyond Bihar? Is that possible? It's a broader question, just a general comment. I would like to hear your opinion. Yes. Thank you. Thank you, Rajesh. Do we have any more questions? Yes, I can see one more hand. Yes, Dr. Praveen K. Chaudhary, please unmute yourself and turn on your camera. Yes. Yeah, sorry, boss. First of all, I put a disclaimer. I'm not a sociologist. I'm nowhere related to, but I love Bihar, so I'm there. I'm more from a technology field. So I have just two suggestions or questions to think around. In terms of the Muslim thing that you were talking about, the second presenter, first of all, great presentation from both of you. Would it make sense to also look at the economic conditions of the Muslims through the generations in that period and see if the people who got converted, did they rise up in economic strata or did they go down in economic strata? I heard a little bit about that they remain the same in terms of whatever caste or whatever conditions that they were in. But did it make sense to see that? Did you see a converted guy turning into a zamindar or something? Did he get bigger land or something? What was the economic conditions of Muslims during that period when this thing happened? That would be an interesting thing to look at for the second author. That was one suggestion or a question that I could probably suggest him. The first author, the first researcher scholar, I was thinking of one more point, that would it make sense? I really don't know about literature, so don't get me wrong here, because I'm from an IT sector. So what came to my mind was that all the war of independence, or whatever we call it in the historical terms today, 1857 till 1947, both these big wars, how did it happen? And the literature that we see around 1857 or around whatever 1930s, 40s, till we got independence, if we could look at it from a Mithila perspective or Tirhut perspective, कि उन सब उसके बारे में क्या बोला गया? Did Mithila contribute in that, and how much did they contribute? Were the heroes, political heroes of 1857 from Mithila, and did they enable the identity of Mithila when whatever happened? I mean, when Kunwar Singh was doing something in Bhojpur, was there an equivalent of somebody here in Mithila who was enabling something in the Mithila perspective? So these were just two suggestions. Maybe it could help the researchers. Thank you. Yeah. Thank you, Praveen. We can take one more question in this round. Do we have one more question? Okay, तो मैं अभी दोनों ही प्रेजेंटर को कुछ समय देना चाहूंगा कि वो अपना रिस्पॉन्ड कर सके। पहले देवानंद कामत जी, जरूरी नहीं है कि आप सारे सवालों को एक एक करके जवाब दें, समराइज करके भी आप रिस्पॉन्ड दे सकते हैं, और कुछ सवाल को क्योंकि वो सजेस्टिव भी है तो वो आप फर्दर रिसर्च या फर्दर थिंकिंग के लिए रख सकते हैं। तो देवानंद जी पहले।
जी। थैंक यू सर समय देने के लिए सर। और मैं तेजकर झा सर से ही शुरू करूंगा। उन्होंने जैसे गंगानंद सिन्हा और महाराजा कामेश्वर सिंह के वो स्पीच की जो बात की थी, उसे मैंने देखा है, वो समय की वजह से मैं उसमें नहीं बोल पाया। उसमें जो है उन्होंने 3 रीजन की बात करी है। गंगानंद सिन्हा ने भी जो सेक्रेटरी को जो लेटर भेजा था 1947 में, और 1947 का गंगानंद शायद, हाँ सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी को, और महाराजा ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भाषण दिया था उसमें भी उन्होंने 3 रीजन की बात की थी। उसमें मैथिली रीजन था, भोजपुरी था और मगही रीजन था। तो उन्होंने जो बेसिकली जो था अपना डिमांड जो था वो मैथिली रीजन के लिए रखा था। तो मैंने देखा है सर, इसमें मैं भी जोड़ नहीं पाया, लेकिन आगे मैं जरूर जोड़ूंगा। एक जो था वो एक क्वेश्चन था सेपरेट स्टेट का। तो देखिए सर, इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इसमें मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो है अचानक से डिमांड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुझे लगता है उससे पहले जो था, हमें अगर मैथिली स्टेट की अगर डिमांड करनी चाहिए तो लॉजिकल ये होगा कि उसके लिए जो है पहले हम एक बेंच, हाई कोर्ट की बेंच ही मांग लें। एक उसके साथ होगा कि जैसे रांची में, शायद मैं गलत नहीं हूँ, झारखंड में भी शायद एक बेंच थी मेरे ख्याल से हाई कोर्ट की, या रांची में बेंच थी मेरे ख्याल से। तो एक ये हो गया, और ये मैंने सर सुना था, सब कहीं डिस्कशन हुआ था मेरा, तो मैंने सुना था। और दूसरा एक एक डेवलपमेंट काउंसिल भी हम पहले मांग सकते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये मांग कर सकते हैं। दूसरा ये भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो मिथिला को लेके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हम जो है कोई भी अलग अलग सेक्शंस की अपने अपने अलग अलग डिमांड है, तो पूरी कंसियसनेस अभी हम बना नहीं पाए। तो अब उसका क्या आगे भविष्य होगा वो तो डिपेंड करेगा कि किस तरह से मूवमेंट चलता है। तो ये इस पर मेरी ज्यादा पहुंच नहीं है, तो मैंने जितना बताया वो इस तरीके से मैंने बताया। एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो बात है लिटरेचर में, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मिथिला मिहिर में चंपारण आंदोलन का जो है अच्छा खासा उठाया गया था 1917 में। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो मैथिली मैगजीन थी उन्हें ब्रिटिश सरकार से टसल करने में भी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि कुछ फाइल्स मुझे मिली थी। तो कुछ फाइल्स इसमें मिली थी कि उसमें जो है कुछ एडवर्टाइजमेंट का इशू जो था। एडवर्टाइजमेंट, कपिलेश्वर झा एक टाइम पे मिथिला मिहिर मैगजीन्स के वो संपादक थे। तो उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो है उनपे जो है कुछ चार्ज लगा दिए गए थे। तो उनको अंत में जो है 1000 रुपए का वो देकर, काफी लंबा वो चला था केस, तो उन्होंने 1000 रुपए का वो देकर उसको छुटकारा मिला था। एक बार ब्रिटिश पॉलिसी की उन्होंने चर्चा कर दी थी अपने उसमें, ब्रिटिश के पुलिस पॉलिसी की चर्चा कर दी थी अपने मिथिला मिहिर मैगजीन में। तो उसके वजह से उनको शायद अपना उनको अपना सीट, संपादक का जो सीट जो था वो गंवाना पड़ा था। एक एक संपादक थे लाहौर में थे, आईना अखबार के संपादक थे, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा। वो दरभंगा महाराज के अंडर में काम भी कर चुके अधिकारी थे वहां, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो दरभंगा में 1910 के दशक के दौरान बड़े एक्टिव थे। तो वो पहले संपादक रह के लाहौर में आए थे, और फिर जो यहाँ पर काम करते, उन पर स्क्रूटनी बहुत ज्यादा लगाई जा रही थी ब्रिटिश सरकार की। वो फाइल में मुझे मिली थी, एक होम डिपार्टमेंट में एक फाइल मिली थी, उसमें मैंने पढ़ा था। मुझे एक पंडित गोपीनाथ, हाँ पंडित गोपीनाथ उनका नाम था। तो आईना अखबार के जो थे वो संपादक रहते, यहाँ पर आके काम कर रहे थे। तो ये स्क्रूटनी भी हमें देखने की जरूरत है। दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मैगजीन या मिथिला मिहिर मैगजीन ही ले लें, वो दूसरे चीजों को नहीं उछालते। साउथ इंडिया में क्या चल रहा है, कहाँ से क्या स्टेट की डिमांड उठ रही है, चाहे वो गुजरात में है, चाहे वो महाराष्ट्र में है, चाहे बुंदेलखंड में ही ले लें, तो ये सब चीजों को जो है वो उठाया जा रहा है। विदेही में भी उड़ीसा की डिमांड के ऊपर जो चर्चा की गई है, विदेही में जो उड़ीसा में किस प्रकार से जो उड़ीसा इवन की कम पॉपुलेशन होते हुए भी जो है उनका जो है स्टेट का कैसे सपना पूरा हुआ, जो भी स्टेट का जो है, तो वो भी विदेही मैगजीन में है। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है सर। यहाँ पे सर मैं अपनी बातें थोड़ा सा वो रोकना चाहूंगा। थैंक यू देवानंद। नेक्स्ट प्रेजेंट आदर्श सर एक्चुअली अनम्यूट करें। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। एक्चुअली पहले तो मैम ने जो कीर्ति लता की बात की थी, एक्चुअली मैंने टेम्पल डेसिक्रिएशन की बात नहीं की थी, मैंने जो हिंदू सिंबल्स है उनके डेसिक्रिएशन की बात की थी, जहाँ पे विद्यापति कहते हैं
कि जो मतलब मुसलमान वगैरह चूंकि वो वहां पर काफी पावरफुल पोजीशन में है, कभी कभार जो जैसे जो टीका होता है, जनेऊ होता है, गाय होता है, इनको डिसिक्रिएट करने की बात की थी। उन्होंने टेम्पल डिस्ट्रक्शन पे भी एक दो लाइन लिखी है, लेकिन मुझे उसकी हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी का मुझे बहुत ज्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि वो उतना ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण इसका ये था कि उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है जौनपुर में, ये थोड़ा फिगर आउट करना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने उस इस चीज को इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन हाँ, वो जो हिंदू सिंबल्स है जैसे टीका हो गया, जनेऊ, गाय हो गया, तो इसके डेसिक्रिएशन की जो बात की थी उसके बारे में मैंने कहा था। दूसरा जो सर ने बिहार डिवीजन की बात की, तो उसपे मतलब चूंकि मैं पिछले 10 साल से अब बाहर ही रह रहा हूँ, तो मतलब मेरा थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट वेरी मच अपडेटेड विद what kind of politics is going on in Mithila, and do we even have the economic resources to become a separate state, and are we economically and like sustainable enough to actually sustain a proper transition from a region of Bihar to a separate state? I have no idea about that, so I actually don't have any comments on that. और जैसे सर ने एक और बात की थी कि वो 1857 के ऊपर एक्चुअली दो मैंने अपने पेपर में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मोहम्मद सज्जाद, प्रोफेसर सज्जाद है AMU के, उनका रिसर्च है, तो आप उस पे देख सकते हैं कि 1857 में तिरहुत में मुस्लिम्स का क्या रोल था, उसके ऊपर उनका एक आर्टिकल है, और उनकी जो रिसर्च है उसमें भी काफी एक्सटेंसिव वे में इसका उल्लेख किया गया। तो जैसे प्रवीण सर का जो सवाल था, तो उस पे मैं कहना चाहूंगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एक्चुअली लुक एट हिज रिसर्च। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदर्श देवानंद। अगर कुछ और सवाल हैं तो हम अभी ले सकते हैं, या टाइम लगभग हमारा जो 90 मिनट का था वो हो चुका है। सर मैं जब तक कुछ सवाल या जब तक कुछ सवाल है, मैं एक चीज पढ़ना चाहता हूँ जो शायद सभी के लिए थोड़ा सा महत्व का हो। बेसिकली आप दोनों के लिए लिखा गया है। रोहित झा लिखते हैं, आई जस्ट हैव वन फीडबैक फॉर फेलोज, try to include some flow sheets year wise or on some other ground and graphics to make more attractive, or so anyway it's about your presentation. जी आदर्श जी। सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अभी 1 साल पहले ही रिसर्च शुरू किया, मुझे भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और ये मेरा पहला पेपर प्रेजेंटेशन है। थैंक यू वेरी मच टू द esteemed guests for being kind enough and allowing that space for me to present. And लेकिन एक ही साल में आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एटलीस्ट रेज किया है, तो रिसर्च में आपके फाइंडिंग्स या उसके इंटरप्रिटेशन से ज्यादा और लगभग उतना ही महत्व ये रखता है कि आप सवाल क्या उठा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है उस हिसाब से। तो लेकिन अभी आप जो सोर्सेस है आपका, या जो निशा जी का सवाल था, वो थोड़ा क्वालिटेटिव था कि कि जो आप दूसरे सोर्सेस से लेके लिख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक और मेथोडोलॉजिकली आप शायद पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे कि जब हम मेडिवल सोर्सेस को यूज करते हैं तो उसके लिए हम किस तरह से केयरफुल या स्किल का यूज करें। जी तो हमारे पास जी मिथिलेश जी, वो एक सवाल जो डिवीजन ऑफ बिहार इनटू फर्दर स्टेट सब स्टेट्स की जो बात उठाई अभी एक जी प्रवीण जी, या हाँ, प्रवीण जी, तो जी अगर एक 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम देंगे तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन उस पर करना चाहूंगा। तेजकर भाई जी, वो हम लोग बाद में आते हैं, हम एक सवाल ले ली कोई जो क्योंकि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो अगर टाइम है हमारे पास तो श्रीश चौधरी जी हैं। जी जी सर प्लीज अनम्यूट करिए और गो अहेड। दिस इज 1+60 विष्णु। नहीं, श्रीश चौधरी जी हैं शायद। ओके मैं उनका हैंड जी या पहले 1+60 यस विष्णु। श्रीश सर उसके बाद आप प्लीज आ जाइए। क्योंकि मुझे मिथिला के बारे में या बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं क्षेत्रीय इतिहास पे काम कर रहा हूँ गढ़वाल रीजन में। तो जब गढ़वाली भाषा की अस्मिता के बारे में मैं पढ़ता हूँ ऐतिहासिक स्रोतों में, तो प्रिंट कल्चर जब 19वीं सदी में इंट्रोड्यूस हो रहा है, और उसके बाद जो गढ़वाली नई तरीके से उसको पेश किया जा रहा है,
मुझे लगता है वो गढ़वाली जो है वो एक तरीके से गढ़वाली भाषा को होमोजेनाइज कर रही है। तो क्या मिथिला के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं मिथिला भाषा की, तो क्या वो मिथिला अलग अलग ऑफ कोर्स एक पूरा क्षेत्र है जिसमें मिथिला भाषा बोली जाती है, लेकिन उसमें भिन्नताएं होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या उस भिन्नता को हटा करके एक होमोजेनाइज्ड मैथिली आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है प्रिंट कल्चर के द्वारा? एंड अगेन मूविंग बैक टू द मैगजीन्स दैट द फर्स्ट प्रेजेंटर वाज टॉकिंग अबाउट, क्या इन मैगजीन में मतलब लाइक ऑफ कोर्स इतना जो आप देख रहे हो कि बिहार में 19वीं या 20वीं सदी में लिटरेसी रेट ऑफ कोर्स उतना ज्यादा नहीं होगा, तो ये जो मैगजीन्स का सर्कुलेशन है वो बहुत कम लोगों तक सीमित होगा। तो ये अगर आप बद्री नारायण के वर्क की मैं बात करूं, तो जो एक ओरैलिटी की ट्रेडिशन की वो बात करते हैं कि सेकेंडरी ओरैलिटी क्रिएट होती है, तो ये किस तरीके से हेल्प कर रही है एक मैथिली रिसर्जेंस में या क्रिएशन ऑफ अ मैथिली आइडेंटिटी में? ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू। वेरी गुड क्वेश्चन। या श्री सर। हाँ, हेलो। यस सर, हेलो। हम सब सुन रहे नहीं, छी सर। मिथिलेश जी, ये हाँ जी। सारे प्रेजेंटेशंस तो अच्छे ही हुए हैं। इसमें सर कैमरा ऑन किया जाए। मुझे बधाई देने के अलावा तो और कुछ नहीं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो एक बहुत ही 5 सेकंड की छोटी बात कहेंगे कि अयन जी थोड़ा, अगर हर आदमी को अपना बोलने का स्टाइल कैमरा होता ऑन है, किया जाए। सर कैमरा ऑन कर लीजिए। हर आदमी के बोलने की अपनी एक शैली होती है। तो अयन जी की और कामत जी की भी अपनी शैली है, लेकिन अयन जी अगर थोड़ा और जरा सा थोड़ा धीरे बोलते तो मजा और आ जाता और ज्यादा मजा आता। थोड़ा सा धीरे बोलते तो एक। और दूसरी बात, एक मैं आप सब लोगों से, मतलब मैं उसमें खुद मैं भी शामिल हूँ, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी कुछ हुआ उस दौरान या एक गिवन पीरियड में, वो किसी भी क्षेत्र या किसी भी विषय में आइसोलेशन में नहीं था, एक दूसरे से रिलेटेड था। यानी अंग्रेजी में भी मैगजीन जर्नलिज्म उसी दौरान बढ़ी है, इंग्लैंड से लेकर भारत तक, हिंदुस्तान तक उसी दौरान बढ़ी है। उसका एक बिजनेस इकोनॉमिक्स था, उसकी एक कल्चरल कंसर्न थी। एक तो ये बात हमें समझनी है। दूसरी बात कि ब्रिटिश ने ये कह दिया 1839 में जरूर कि अब उर्दू और लोकल लैंग्वेजेस जो भी होगी, जैसे बिहार में बंगाल, महाराष्ट्र में मराठी, लेकिन वास्तव में अब गिरीन्द्र मोहन मिश्र की इसमें ऑटोबायोग्राफी में भी है कि ये बहुत लेट आने तक भी, और इसीलिए कवीश्वर चंदा झा की रामायण का नाम मैथिली रामायण नहीं है, वो मिथिला भाषा रामायण है, क्योंकि ये एक इवॉल्व कर रहा था उस टाइम में। इसलिए ये कह देना कि ये उर्दू में था या पर्शियन जो है वो उर्दू ही है, उर्दू नाम की चीज तो कोई थी ही नहीं। विद्यापति में किसी ने कहा यहाँ पर कि उर्दू, विद्यापति और ज्योतिरीश्वर में अगर किन्हीं को उर्दू मिला हो तो कृपया मुझे भी बताएंगे, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। कि उस वक्त तक कांटेक्ट इतना इंटेंस नहीं हुआ था कि रोजमर्रे की भाषा में ये शब्द आ जाए। तो आपसे मिथिलेश जी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे मित्रों को ये समझाएं कि रिसर्च थोड़ा गहरा जाने की बात होती है, गहरी जाने की बात होती है। उसको दरभंगा के ही एक विद्वान ने कहा था मुझे एक बार कि पर्णग्राही नहीं होना चाहिए, पत्तों पर ही सिमट नहीं जाना चाहिए, उनके भीतर थोड़ा जाना चाहिए। तो वो करेंगे तो जितने ये दोनों ही प्रेजेंटेशंस जो हुए हैं वो बड़े ही मेधावी युवक हैं, आप उनको मेरी ओर से जितनी भी बधाई दे सकते हैं अवश्य दीजिए। नमस्कार। बहुत इम्पोर्टेंट सजेशन है सर, थैंक यू। यस, कोई और कुछ क्वेश्चंस, कमेंट या सजेशन देना चाहें? प्रसून राज जी लिखते हैं, आई एम जस्ट क्यूरियस व्हाट नेचर ऑफ फील्ड वर्क is Adarsh ji aiming for? I feel a lot more social interaction will come out in this. Adarsh, you can read this question from सर, Prasoon Raj. फील्ड वर्क के बारे में पूछा है, तो
दो चीजें हैं, एक तो आई एम लुकिंग फॉर, जैसे प्राइमरी सोर्सेज लिटरेचर है तो मैं उसके लिए तो ऑब्वियसली खोज कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा अभी मोटिव होगा वो ये होगा कि मैं अभी जो मतलब जो एरियाज है, जो पॉकेट्स है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन इस टाइम पे है, वहां से मैं थोड़ा उनका जो अभी कंटेम्प्ररी जो सिचुएशन है उससे मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले किस टाइप की सिचुएशन रही। अभी अभी तो इस पेपर के लिए मेरा टाइम पीरियड 19th सेंचुरी था, लेकिन वो पीछे भी जा सकता है और 20वीं सदी में भी एक्सटेंड हो सकता है, तो मैंने वो फ्लूइड छोड़ रखा है फिलहाल के लिए। तो वो फील्ड वर्क ऐसा होगा कि एक तो जो, जैसे मैंने यहाँ पर आर्किटेक्चर की बात नहीं की है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया या डेक्कन से कंपेयर करें या इवन बंगाल और असम से कंपेयर करें तो वो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस हमको देखने को मिल जाते हैं। तो एक तो वो चीजें हैं, जैसे आर्किटेक्चर के अगर कुछ आर्कियोलॉजिकल एग्जांपल्स मिलते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। इंस्क्रिप्शंस का मैंने जिक्र नहीं किया है, जिसके बारे में राधा कृष्ण चौधरी ने बहुत ज्यादा जो है उस पे बेस किया है अपना मिडिवल का रिसर्च। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ओरल हिस्ट्री और जो मतलब इस वक्त जो कंटेम्प्ररी हिस्ट्री है, कंटेम्प्ररी जो टाइम पीरियड है, जो आज के समय में लोगों के एक्सपीरियंसेस है, अगर वो कुछ मुझे दे सके अबाउट द पास्ट तो उसके ऊपर रहेगा मेरा फोकस। थैंक यू। ओके आदर्श, हम सर एक एक और चीज यस था, जी श्री जी सर ने कहा था कि विद्यापति में, सर हमने एक्चुअली उर्दू की बात नहीं की थी, हमने फारसी शब्दों की बात की थी। ओके, कोई और सवाल हो, हम एक दो सवाल और ले सकते हैं। श्री सर अनम्यूट अनम्यूट कीजिए इफ यू वांट टू से समथिंग। यस अगर फारसी, अगर विद्यापति और ज्योतिरीश्वर में भी 14वीं 15वीं शताब्दी तक के टेक्स्ट में फारसी कुछ कुछ आना शुरू जरूर हो गया था, यस सर, लेकिन अगर मिला हो तो बहुत बड़ी खोज होगी। अगर ये उसे एक पेपर या वैसे ही हम लोगों को इस ग्रुप में इनकी ही मतलब इनके ही नाम से वो हो, लेकिन शेयर करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि खुसरो ने तो शुरू कर दिया था 13वीं शताब्दी में जी मिला के लिखना, फारसी के शब्दों को खड़ी बोली के शब्दों में मिला के लिखना, लेकिन अभी तक उसकी इज्जत ये अवध में भी नहीं हुई थी। अब मिथिला में भी मुझे जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं लैंग्वेज कांटेक्ट में मेरी रुचि है और कई लोग हैं जिनकी रुचि है, राजेश जी की भी रुचि है, आपकी भी है, तो हम लोगों को नहीं मिली। अगर ये लोगों से थोड़ा शेयर कर सके तो इनका बड़ा उपकार होगा। थैंक यू सर। अगर कोई और सवाल हो तो हम एक दो और सवाल ले सकते हैं सर, या कंक्लूड सवाल करें? नहीं हो तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अध्यक्षीय टिप्पणी दे सकते हैं और जी, उसके बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे, यदि और जी, कोई सवाल नहीं है तो। वही वही मैं जानना चाह रहा था, अगर एक दो सवाल और ले सके हम। जी ओके, क्योंकि मैं कोई हैंड रेज या नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, तो शायद अभी हम लोग इसको कंक्लूजन की तरफ ले चलते हैं। मैं उससे पहले कि आप दोनों के पेपर को समराइज करूं, कुछ कमेंट जरूर करना चाहूंगा, जिसमें शायद श्री सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंटली बोला है कि आप दोनों का प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप एक रिसर्च जर्नी बिगिन कर रहे हैं, तो दो महत्वपूर्ण मिथिला के पहचान या आइडेंटिटी को लेके और पॉलिटिक्स को लेके दो महत्वपूर्ण पहलू को आप लोग उठा रहे हैं। आदर्श का जो मुख्य सवाल है वो बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको आर्काइव्स में या टेक्स्ट में भी एक मिथिला में इस्लाम का जो प्रेजेंस रहा है और उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी के साथ में, उसके ऊपर में कुछ मिल सकता है। लेकिन उसका सोशल हिस्ट्री क्या है, आप जानते हैं कि डिसिप्लिनरी बाउंड्री में जब आप उस टेरिटरी में जाते हैं तो एक काफी मेथोडोलॉजिकल चैलेंज है, और कई सवाल जो आपको आ रहा था फील्ड्स को लेके, या आप बोल रहे हैं साइट्स आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से, उसी तरह से एक ओरल हिस्ट्री का है, और ये सभी चीजों का अपना अपना एक मेथोडोलॉजिकल इश्यू भी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो पता नहीं, ये तो आपका एक पेपर था, रिसर्च सवाल
जो आपकी पीएचडी का होगा वो किस तरह का होगा, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। पर यदि आप सोशल हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि टेक्सचुअल स्टडी ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं। और दूसरी बात है कि अभी आप जो टेक्स्ट का स्टडी भी कर रहे हैं तो वो उसको किसी और ने ट्रांसलेट किया है या कोट किया है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। जो ओरिजिनल है, चाहे कीर्तिलता है या पुरुष परीक्षा है, इसका ऑथेंटिक ट्रांसलेशन पब्लिश है। मैं कुछ दिनों से पुरुष परीक्षा पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें 44 स्टोरी है। कुछ स्टोरी में इस्लामिक रूलर्स का नाम जरूर है, पर वो शब्द है कि नहीं है, मैं श्री सर से सहमत हूँ उसको। और जो पहला निशा ठाकुर जी का सवाल था, उसको आपको सीरियसली इस सेंस में लेना है कि जब हम मिडिवल सोर्सेस में, क्योंकि टेक्स्ट मेजर है, उसको हम थोड़ा ऑथेंटिक मानते हैं ओरल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में, या फिर जो दूसरे तरह से हम सोशल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं एथनोग्राफिकली और दूसरे ढंग से, तो रिटन टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर उस रिटन टेक्स्ट को समझना बहुत ही आसान नहीं है, और अगर आप किसी थर्ड या ट्रांसलेटेड वर्ड से करें तो थोड़ा सा और सावधानी बरतने का जरूरत है। आपके दोनों ही के ही काम में मुझे एक चीज जो मिसिंग लगा, वो है परमेश्वर झा का मिथिला तत्व विमर्श। जो आप सवाल उठा रहे हैं मिडिवल टाइम में या मिथिला में जो ऑर्थोडॉक्सी हो रहा था, उसका क्या प्रभाव पड़ा था हिंदू समाज में, हिंदी को किस हद तक लोगों ने स्वीकार किया और कहाँ पे उसका विरोध रहा है। तो मिथिला तत्व विमर्श एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंट्री पॉइंट हो सकता है उस लार्जर सवाल को समझने के लिए। ये आप दोनों के लिए है मेरा सजेशन। और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैं ठीक ठाक रख नहीं पाऊंगा, पर मेरे लिए लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोशल हिस्ट्री में, जो इस्लाम और हिंदू का इंटरेक्शन हो रहा था। और 19th सेंचुरी में मुशायरा कल्चर भी काफी फेमस हो रहा था, तो उसके ऊपर काफी कुछ लिखा भी गया। तो मैगजीन्स जो मैथिली में हो वो तो है ही, लेकिन जो दूसरी भाषा में, शायद उर्दू में हो या पर्शियन में हो या हिंदी में पब्लिश हो रहा है, तो उसको एक कॉम्परेटिव ढंग से देखने में भी शायद आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है उस इश्यूज पे, वो शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है, थोड़ा रोचक हो सकता है। अभी मैं थोड़ा समराइज करना चाहूंगा आप दोनों के प्रेजेंटेशन को। तो आज हमारे सामने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन था। मुझे लगा कि देवानंद कामत बहुत ही क्लियर और फोकस्ड ढंग से मैथिली मैगजीन के माध्यम से, सिर्फ मैथिली मैगजीन पे फोकस करके ये समझाने का कोशिश कर रहे थे कि अर्ली 20th सेंचुरी में 1905 से 1955 में, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, मैथिली में राजनीतिक और पहचान के ऊपर में किस तरह की राजनीति मैथिली मैगजीन्स में होगा। और उनका जो 3 चरण था मैथिली मैगजीन का, वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि पहले चरण में तो वो भाषा की बात करते हैं, और दूसरे चरण में कल्चरल आइकन्स जैसे वैदेही, जानकी या विद्यापति का हो रहा है, और वो मांग कैसे पॉलिटिसाइज हो रहा है। तो कुछ सवाल आ रहा था जैसे कि मिथिला का अपना राजनीतिक अस्तित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसी क्रमबद्ध को देखें कि कैसे मैथिली मैगजीन में एक कॉन्शियसनेस डेवलप होता है जो कि भाषा से शुरू होता है, फिर एक कल्चरल आइकन्स में बनते हैं, फिर राजनीतिक अस्तित्व की भी बात होने लगती है। उसकी फिजिबिलिटी और अनफिजिबिलिटी पे हम दूसरी तरह से बहस कर सकते हैं, जिसपे मैं देवानंद कामत को पॉल ब्रस का जो आर्गुमेंट है उसको थोड़ा क्लोजली इंगेज करने के लिए एडवाइस करूंगा। और भी दूसरे जैसे रिचर्ड बुर्घर्ट का काम है, और मेरा काम भी शायद कुछ हद तक उस सवाल को एड्रेस करता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रेजेंटेशन का मुझे लगा। और आदर्श का जो काम है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग काम है, और दोनों ही प्रेजेंटर अभी अपने रिसर्च कैरियर के स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इसका फाइंडिंग्स या इंटरप्रिटेशन होगा तो मैथिली समाज का जो इतिहास है या जो इसकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उस पर शायद हमारा कुछ बेहतर समझ बने। तो फिलहाल के लिए मेरे तरफ से इतना ही। आई एम रियली ग्लैड दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू चेयर दिस सेशन, और होपफुली हम लोग आशा करते हैं कि आप
अपने काम में जब थोड़ा और आगे बढ़े और अच्छा फाइंडिंग्स हो तो आप फिर हमारे सामने प्रेजेंटेशन के लिए आएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। अब हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं।